नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में। हम लोग आज बात करेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 में अगला जो टॉपिक हम लोग लेंगे आईसीटी टॉपिक मीन्स यूनिट। ठीक है ना। जिस तरह से हम लोगों ने पिछले कुछ यूनिट कवर किए हैं अभी तक, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, उसके बाद हम लोग आज कंप्लीट करने वाले हैं आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी। थोड़ी सी यहाँ पर हमारी स्पीड ज्यादा रहेगी क्योंकि बहुत लेंदी चैप्टर है। हो सकेगा मैं 1 घंटे में कवर करूं, अगर नहीं हो पाएगा तो 2 वीडियो में जा सकता है, या फिर कोशिश में ये करूंगा एक ही वीडियो में हो। ठीक है ना। लेकिन लेंदी चैप्टर है ये, आप मान के चलिए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर ज्यादा समय नहीं है। आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी। ठीक है ना। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी। ठीक है ना। इंफॉर्मेशन मतलब डाटा, कम्युनिकेशन मतलब कि संचार करना मतलब ट्रांसफर, टेक्नोलॉजी मतलब टेक। ठीक ना। मतलब टेक्नोलॉजी का उपयोग करके डाटा को ट्रांसफर करना या फिर इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना ही क्या कहलाता है, आपका आईसीटी के अंतर्गत आता है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, क्योंकि आजकल आप सब लोग देख रहे होंगे कि हमें हर जगह आईसीटी का यूज होता है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे कॉलेजेस हो, चाहे टीचिंग में हो, चाहे लर्निंग में हो, आईसीटी का उपयोग बहुत ज्यादा हो गया है। ठीक है ना। और आईसीटी के लिए सबसे बड़ा घटक जो कंपोनेंट है, इंपॉर्टेंट डिवाइस है, वो क्या है, आपका कंप्यूटर। ठीक है ना। तो कंप्यूटर को इस यूनिट में हम ज्यादा पढ़ेंगे, बेसिक कंप्यूटर पढ़ेंगे, कंप्यूटर से रिलेटेड सारी चीजें पढ़ेंगे कि उनके इर्द गिर्द क्या क्या होता है और कैसे नेटवर्क काम करते हैं, नेटवर्क क्या होते हैं और इंटरनेट क्या होता है, ईमेल क्या होते हैं, ये सारी चीजें इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए। और हाँ, इसमें ये है कि जो भी फुल फॉर्म आएगा, ठीक है ना, वो फुल फॉर्म आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर एक 2-3 सेकंड में एक एक फुल फॉर्म आपके लिए आता ही रहेगा, ये आप ध्यान रखिए। ठीक है ना। क्योंकि जैसे यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन देखा, आईसीटी का ही फुल फॉर्म आया है, तो इंफॉर्मेशन एंड, यहाँ पर एंड लगा हुआ है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये पहला फुल फॉर्म है। ठीक है ना। या तो आप एक पेज पे फुल फॉर्म नोट डाउन कर लिए या फिर आप वहीं पे लिखते जाइए, कोई समस्या नहीं। तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है ना। तो शुरू करने में सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर क्या है, तो हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है ना। जो थोड़ा सा यहाँ पर समझिए, उसके डेफिनेशन बनाने के पहले हम लोग थोड़ा सा यहाँ समझेंगे। ये आपका क्या हुआ, इनपुट। ठीक है ना। इनपुट, ये आपका हुआ आउटपुट। ठीक है। आउटपुट, यहाँ ये इनपुट मान लीजिए, यहाँ पर आउटपुट, ये यहाँ पर प्रोसेसिंग। ठीक, ऐसे आप बना लीजिए। यहाँ पर डाटा या फिर इंफॉर्मेशन लिख लीजिए, इंफॉर्मेशन। ठीक। तो कंप्यूटर का पहला परिभाषा ये है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट, इंफॉर्मेशन या फिर डाटा को प्रोसेसिंग करके आउटपुट में बदलता है, वो हमारा डिवाइस क्या कहलाता है, तो कंप्यूटर कहलाता है। ये यहां से डिफिनेशन, इनपुट, इनपुट और ये आउटपुट। इनपुट इंफॉर्मेशन को या फिर डाटा को प्रोसेसिंग करके आउटपुट जो देता है, वो डिवाइस हमारा क्या कहलाता है, कंप्यूटर कहलाता है। ये बहुत सिंपल डिफिनेशन है, बहुत आसानी से आप लोग बना सकते हैं बिना रटे हुए। ठीक है ना। अब हम लोग ये बात करते हैं थोड़ा सा, हमने बोला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और एक डिवाइस होता है आपका इलेक्ट्रिक। ये साइड में आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, कंप्यूटर हेडिंग डालेंगे, कंप्यूटर की डिफिनेशन हमने बता दिया, आप वहीं से बना लेंगे। ठीक है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में अंतर थोड़ा सा आप समझ लीजिए, क्योंकि ये आगे आने वाले आपके जीवन में बहुत काम आने वाला है। बहुत लोगों का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक में अंतर नहीं समझ पाते। समझिए, हमने इलेक्ट्रिक या फिर इलेक्ट्रिकल मतलब क्या होता है, जो करंट से चलता है, ये सब लोग को मालूम है। हम लोग अगर नाम लेते हैं तो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में आप क्या देखेंगे, फैन देखेंगे, और क्या देखेंगे आप,
फैन हो गया, मोटर हो गया, बल्ब हो गया, ठीक है ना, और कूलर हो गए, ये सब क्या है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में बात करेंगे, टीवी हो गया, आपका रेडियो हो गया, आप कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर। तो क्या अंतर है सर, ये दो वो भी तो करंट से चलता है। तो मैं एक बेसिक अंतर बता देता हूं और आप जीवन भर इसको कभी मत भूलिएगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक में क्या अंतर है, पहला यहां से शुरू होता है। तो इलेक्ट्रिकल डिवाइस हमेशा ऑन और ऑफ में काम करते हैं। समझिए कैसे। ऑन ऑफ में काम करने का ये मतलब है कि इनको आप सिग्नल देंगे, मतलब स्विच लगी होती है, जैसे पंखा एग्जाम्पल के, उसको ऑन कर देंगे वो चलने लगेगा, ऑफ कर देंगे बंद हो जाएगा, ठीक है। कूलर है उसको भी ऐसे है, ठीक है ना। ये ऑन ऑफ में हमेशा चलते रहते, कहीं भी अगर आप देखेंगे तो इसको बस चालू और बंद करने का ऑपरेशन होता है। ये आपका इलेक्ट्रिकल डिवाइस हुआ। अब अंदर समझिएगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हमेशा ऑन ऑफ तो रहेगा, प्लस रेगुलेशन रहेगा। रेगुलेटर मतलब कंट्रोलिंग रहेगा, ठीक है ना, कि आप उसको चला सकते हैं लेकिन उसको आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। आप देखिए, पंखा जो है इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, उसको ऑन ऑफ करेंगे डायरेक्ट भी चलेगा, लेकिन उसका रेगुलेटर जो है ना, उससे क्या होगा, तो कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है ना, कम ज्यादा हो सकता है। कंट्रोलिंग है तो रेगुलेटर के अंदर जो है, रेगुलेटर उसका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो सकता है। आजकल के रेगुलेटर जो क्या होते हैं, उसमें डायरेक्ट, मतलब उसमें एक प्रोग्रामिंग होती है जो ऑनलाइन चलते हैं, जैसे रिमोट से कंट्रोल जो किया जाता है चीजें, वो आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। रेगुलेटर, पंखे का ये रेगुलेटर जो है ना, आप लोग बोलेंगे कि ये भी तो रेगुलेट कर रहा है, नहीं, ये ऑन ऑफ ही कर रहा है, इसमें कोई प्रोग्रामिंग नहीं है। तो दूसरा डिफरेंस आप इलेक्ट्रॉनिक में देखेंगे, इसमें हमेशा प्रोग्रामिंग होती है। और इसमें क्या होगा, एक मदरबोर्ड होगा, मदरबोर्ड का सर्किट होगा, ये केवल डायरेक्ट तार से जुड़े होते हैं, इसमें कोई कंट्रोलिंग नहीं होती, केवल करंट दिए चलने लगा, ठीक है ना, बस ये। तो रेगुलेटर आजकल के जो, अगर रेगुलेटर की अगर बात करें तो रेगुलेटर भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आते हैं, पंखा जरूर इलेक्ट्रिकल। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रोग्रामिंग होगा। आप जितने भी इक्विपमेंट या फिर उपकरण देखेंगे ना, जिसमें एक मदरबोर्ड होगा, मदरबोर्ड आपने देखा होगा, कोई रेडियो फोड़ के देखे हो, एक हरा हरा इसमें एक प्लेट होता है, उसमें बहुत सारे रजिस्टर लगे होते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट लगे होते हैं, उसको मदरबोर्ड कहते हैं। जिस भी इक्विपमेंट में आपको अगर मदरबोर्ड दिखाई दे, वो आप समझ लीजिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है ना। और जिसमें कुछ नहीं, नॉर्मल एक कनेक्शन मिले, ये मत बोलिएगा इलेक्ट्रिक बोर्ड जो है वो भी उसमें है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, नहीं, उसमें केवल तार जुड़ना है, उसमें कोई प्रोग्रामिंग, इसमें हमेशा कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग और कोडिंग होता है, ठीक है ना। कोडिंग तो के द्वारा ये लोग मतलब आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है ना। मदरबोर्ड पहचान हो गए, और कंट्रोल होता है, जैसे आप रिमोट देखेंगे, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, क्यों, उसमें हम कम ज्यादा कर सकते हैं, वहां पर कंट्रोलिंग है। टीवी कंट्रोलिंग कर सकते हैं। तो आप समझिए, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक में आप समझ गए ना। इलेक्ट्रिकल सीधा चलता है, डायरेक्ट ऑन ऑफ, या तो चालू कर दो या तो बंद कर दो, खत्म बात, ठीक है ना। और इसमें प्रोग्रामिंग होती है, इसको आप रेगुलेट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, इसमें चेंजेस कर सकते हैं। वॉल्यूम आप बढ़ाएंगे रिमोट की सहायता से, तो वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है ना। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये देखिएगा। अब इलेक्ट्रॉनिक में कह दिया तो उसके अंदर कहीं ना कहीं अंदर एक मदरबोर्ड लगा होगा। टीवी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, रेडियो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक, जिसमें आपने उसके अंदर मदरबोर्ड देखा, और मदरबोर्ड होगा तो उसमें निश्चित रूप से प्रोग्रामिंग कुछ न कुछ होगा, मतलब कोडिंग डिकोडिंग होगा, तो निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉनिक है। और जो नॉर्मल ऐसे ही दिखे आपको, वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, ठीक है। रेगुलेटर जो है आजकल जो आपको रिमोट से चलते हैं वो आपको इलेक्ट्रॉनिक है, और जो डायरेक्ट चलते हैं ना, वो आपका इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, ठीक। तो ये आप अंतर समझ गए होंगे। फिर हमने कंप्यूटर के अब पढ़ना शुरू करते हैं। ये अंतर आप लोगों ने देखा, उसके बाद हम लोग
कंप्यूटर को पढ़ना शुरू करते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट सिग्नल को या फिर इंफॉर्मेशन को लेकर वहां पर प्रोसेसिंग करके वो आउटपुट देता है, वो आपका कंप्यूटर कहलाता है। ठीक, अब हम लोग कंप्यूटर के क्या करेंगे, कंप्यूटर के कुछ घटक पढ़ लेंगे या फिर कंप्यूटर के कुछ कंपोनेंट पढ़ लेंगे। मैं ज्यादातर कोशिश करूंगा कि हिंदी में बोलूं, क्योंकि बहुत लोगों को समस्याएं हैं कि मतलब सर हिंदी और इंग्लिश, तो मैं कोशिश करूंगा हिंदी में ज्यादा बोलने की, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक कंप्यूटर आप अपने दिमाग में बनाइए कि एक कंप्यूटर रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग उसके कुछ घटक देख लेंगे। इनपुट डिवाइस, ठीक है ना, आउटपुट डिवाइस। सबसे पहले कंप्यूटर डिफिनेशन लिखेंगे, फिर कंपोनेंट लिखेंगे, ठीक है ना। एक कंपोनेंट है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, उसके बाद प्रोसेसिंग है, ठीक है ना। प्रोसेसिंग के बाद आपका क्या है, इनपुट होगा, आउटपुट होगा, प्रोसेसिंग हो गया, और लास्ट में एक स्टोरेज। ये मेन कंपोनेंट किसके हैं, एक कंप्यूटर के। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं इनपुट डिवाइस में मेन क्या होता है। मेन कंपोनेंट की यहाँ पर हम लोग बात करें, मेन कंपोनेंट, ठीक है ना। कीबोर्ड, कीबोर्ड हो गया। आउटपुट एक मेन क्या है, मॉनिटर, ठीक। प्रोसेसिंग में क्या है आपका, सीपीयू। स्टोरेज क्या है आपका, स्टोरेज में आपका रैम या फिर रोम। ये आप क्या लिखेंगे, मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। ये चार आपके घटक होते हैं मेन। अब उसके बाद फिर हम आगे आते जाएंगे और बात करते जाएंगे कि इसमें इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, तो ये हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है ना। तो आपने इतना समझ लिया। इसके बाद हम लोग थोड़ी सी यहाँ पर ये बात कर लेंगे कि कौन कौन से इनपुट डिवाइस होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और कौन कौन से आउटपुट डिवाइस होते हैं, सॉरी हाँ आउटपुट डिवाइस होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसलिए हम लोग केवल और केवल यहाँ पर नाम लिखेंगे, इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस। अब यहाँ पर हम लोग इनपुट डिवाइस पढ़ेंगे। इनपुट डिवाइस मतलब ऐसे डिवाइस जहां पर हम लोग इनपुट देते हैं, मतलब डाटा या फिर इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को देते हैं, वो अपने हाथों से, वो हमारा क्या है, इनपुट है। इसमें बहुत सारे आप लोग एग्जांपल देखिएगा। कीबोर्ड, ठीक है, माउस, आप पूरा लिखिएगा, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखिएगा, कीबोर्ड, माउस, उसके बाद जॉयस्टिक, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, स्कैनर। बताइए स्कैनर आपका क्या है, इनपुट है कि आउटपुट? ये बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसलिए इनपुट डिवाइस है स्कैनर, ठीक है। टच स्क्रीन, टच स्क्रीन जो कंप्यूटर आते हैं ना, उनके मॉनिटर भी ना, वो क्या कहलाते हैं, हमारे इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। ये हो गया आपका। और माइक, वेब कैम, वेब कैम, ये सब क्या है, हमारे इनपुट डिवाइस के एग्जांपल है। और बहुत सारे आपको जितने भी उसके आप कंप्यूटर देखिएगा, उसके सारे इक्विपमेंट, मतलब सॉरी कंपोनेंट देखिएगा, तो आपको समझ में आएगा कौन कौन से हैं। ये आपके मेन है, ठीक है। अब आउटपुट डिवाइस की बात कर लेते हैं। तो आउटपुट डिवाइस क्या है, ऐसे डिवाइसेस, ऐसे मतलब उनके पार्ट कंप्यूटर के, जिनके द्वारा हमको आउटपुट मिलता है। कंप्यूटर प्रोसेसिंग कर दिया, उसके बाद हमको आउटपुट मिला, ठीक है ना। ये बहुत सारे हो गए। मॉनिटर, मॉनिटर मतलब कंप्यूटर की स्क्रीन, ठीक है ना। उसके बाद अब हम लोग को कौन सा मिलता है, साउंड। साउंड मतलब क्या होता है, साउंड बॉक्स, ठीक है ना। साउंड, साउंड सिस्टम आपका क्या है, उधर से अगर दिया तो वो हमारा आउटपुट डिवाइस है। और कौन कौन से, प्रिंटर, प्रिंटर आपके आउटपुट डिवाइस है। हेडफोन आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर, एक एग्जांपल लिखिएगा, प्लॉटर। जो मैं बोल रहा हूं उसको आप नोट डाउन करते जाइए, छोटा छोटा, बस ज्यादा नहीं। स्पीकर मतलब साउंड सिस्टम के लिए स्पीकर, ये आपके आउटपुट डिवाइस है कुछ, ठीक। तो इनके बारे में सब आपको पता है। ये एग्जामिनेशन में बहुत कम आते हैं, बस यही यहाँ एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन आपका आउटपुट डिवाइस है। इतना आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर बढ़ेंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। हार्डवेयर डिवाइसेस कौन से होते हैं और सॉफ्टवेयर डिवाइसेस कौन से होते हैं, ये आप यहां से पता कर पाएंगे। तो हार्डवेयर डिवाइसेस जिनको हम टच और फील कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं,
टच और फील और सी देख सकते हैं। और सॉफ्टवेयर जिनको हम देख नहीं सकते हैं, कंप्यूटर के अंदर होते हैं और उनको फील नहीं कर सकते हैं, नो फील नो टच। ठीक, सॉफ्ट हार्डवेयर डिवाइस में आप सब लोग एग्जांपल लिख लेंगे, कीबोर्ड लिख लेंगे, माउस लिख लेंगे और प्रिंटर लिख लेंगे। ये सब हमारे हार्डवेयर होते हैं कंप्यूटर में। सीपीयू हो गया, उसका मॉनिटर हो गया, उसका पूरा बॉडी हो गया, ये हमारा हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर में आप ऑपरेटिंग सिस्टम लिखेंगे और बहुत सारे क्या विंडो वगैरह, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। और उसका पेंट हुआ मान लीजिए, उसके अंदर जो भी प्रोग्रामिंग हुआ, ये हमारा क्या है, सॉफ्टवेयर है। ठीक ना। फिर आगे हम लोग बात भी करेंगे सॉफ्टवेयर के पार्ट, मतलब सॉफ्टवेयर को थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना समझिए, ठीक ना। इसके बाद हम लोग आते हैं कंप्यूटर के, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं कि कंप्यूटर कैसे कार्य करता है और कंप्यूटर में क्या क्या होता है वो देखेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि ये आपका हुआ कंप्यूटर, ठीक है ना। तो कंप्यूटर में हम लोगों ने ये देखा है कि कंप्यूटर को इनपुट दिया जाता है। ये एक चित्र आप बनाएंगे, इनपुट, आउटपुट। ये क्या होता है, ये हमारा सीपीयू। ये आप कंप्यूटर से भी समझ सकते हैं। इनपुट मतलब कुछ आया, इसमें हमारा क्या होगा, प्रोसेसिंग। ये होता है आउटपुट। सबसे पहला है, सबसे मेन पार्ट होता है कंप्यूटर का क्या, हमारा सीपीयू। अब यहां पर देखिएगा सीपीयू, इसका फुल फॉर्म आप सब लोगों को मालूम है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है ना। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, ये सबसे मेन पार्ट होता है। ये कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। यहाँ पर सारी प्रोसेसिंग होती है, सारे डाटा का यहाँ पर प्रोसेसिंग होता है, एनालिसिस होता है। उसके बाद प्रोसेसिंग होता है। उसके बाद डाटा को अलग अलग जगह तक भेजा जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग इसमें देखेंगे, ये सीपीयू है, इसके 3 पार्ट होते हैं मेनली, एएलयू, सीयू और मेमोरी, ठीक है ना। अब इसमें आप समझने की कोशिश करिएगा, अलग से आप लिखिएगा एएलयू, सीयू, मेमोरी, ठीक। अब एएलयू का काम क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है ना। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के ये मतलब होता है, आप यहां पर लिखेंगे मैथ संबंधी, मैथ या फिर कैलकुलेशन संबंधी चीजों को कौन करता है, वो एएलयू यूनिट करता है, ठीक है ना। जिसमें आपका प्लस माइनस गुणा भाग ये सब कैलकुलेशन कहां पे होता है, प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर, सीपीयू के अंदर एएलयू करता है। ओके, इतना आपको जानना जरूरी। फिर आपका आता है सीयू। सीयू का मतलब होता है, सीयू को समझने से पहले हम थोड़ा सा मेमोरी यूनिट को बात करेंगे, फिर हम लोग सीयू को करेंगे। अब मेमोरी यूनिट क्या करती है कि यहाँ पर स्टोरेज का काम करती है। जो भी डाटा आया, ये आप समझिए, इनपुट से क्या आया, डाटा आया, ये आपका कहाँ आता है, मेमोरी में। मेमोरी का काम क्या होता है कि जितने भी इंफॉर्मेशन आएंगे, जितने भी डाटा आएंगे, उनको स्टोर करेगा। कौन करेगा, मेमोरी। तो मेमोरी पे आप लिखेंगे, यहाँ पर डाटा का स्टोरेज होता है और इंफॉर्मेशन का स्टोरेज होता है, नंबर 1, ठीक। उसके बाद क्या होगा, कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, कंट्रोल यूनिट जब मेमोरी में जो डाटा स्टोर है, जो आपका इंफॉर्मेशन स्टोर है, उसको क्या करेगा कि मेमोरी से वो प्राप्त करेगा, ठीक। डाटा आपका आता है, वो कहाँ स्टोर होता है, आपका मेमोरी में, डाटा या फिर इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसको डेटा भी लोग कहते हैं, पर मैं डाटा कहूंगा, ठीक है ना। डाटा और इंफॉर्मेशन मेमोरी में स्टोर है।
कुछ भी आया, ठीक है ना, वो सीयू कंट्रोल यूनिट क्या करता है, अपने मतलब ट्रांसफर करता है, ठीक है ना, अपने अंदर उसको मंगाता है। कौन? कंट्रोल यूनिट का ये काम होता है। और फिर क्या होगा, यहाँ पर कंट्रोल यूनिट के द्वारा ये प्रोसेसिंग होगा, वहां पर काम होगा। एलयू है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, आप समझ गए कि मैथमेटिक्स संबंधित जो भी जितने अंक गणित हो गया, कैलकुलेशन हो गया, ये सब एलयू में होगा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में, और लॉजिक वहां लगाना होगा। देखिए यहाँ पर मैंने मैथ, इसमें छोटा बड़ा इक्वल, ये सब यहाँ जितने भी कैलकुलेशन होते हैं। अब आप बोलेंगे कैलकुलेशन क्यों होते सर? क्योंकि कंप्यूटर ही ना, कंप्यूटर का काम ही क्या है, कैलकुलेटर। शुरू में ये कैलकुलेटर हुआ करता था, संगणक, गणना करना, ठीक है ना, ये सब काम ही है। तो ये प्लस माइनस, जोड़ घटाना, छोटा बड़ा, ये सब एलयू में कंट्रोल यूनिट का काम क्या है, जितनी भी डाटा स्टोरेज इंफॉर्मेशन मेमोरी से स्टोर है उसको वहां ले जाना। कंट्रोल यूनिट में प्रोसेसिंग होगा, उसके बाद आउटपुट के रूप में डाटा या फिर इंफॉर्मेशन आगे बढ़ जाएगा। ठीक, ये हमारा क्या है, ये कंप्यूटर के कुछ भाग हैं सीपीयू के। सीपीयू में और कुछ भाग होते हैं। मदरबोर्ड का काम क्या है, ये एक सर्किट होता है। मदरबोर्ड एक सर्किट होता है जिसमें कई तरह के इक्विपमेंट लगे होते हैं, ठीक है ना, जिसमें रैम भी लगे होते हैं, रोम भी लगे होते हैं, इसमें छोटे छोटे रजिस्टर लगे होते हैं। ये सब मदरबोर्ड में ही अलाइन होते हैं, मतलब लगे होते हैं, ठीक ना। मदरबोर्ड के अलावा इसमें और बस, इसमें कुछ और पार्ट की बात है। बस क्या होते हैं, जो आप देखें कंप्यूटर के सीपीयू में ये कुछ तार आई इनपुट के रूप में, तार आते हैं ना, पोर्ट के द्वारा जुड़े होते हैं, और ये कुछ तार आउटपुट के रूप में निकलते हैं। जितने भी तार वहां पर इनपुट के रूप में या फिर आउटपुट के रूप में है, वो बस कहलाते हैं, ठीक है ना। ये इतना आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, ठीक ना। ये हमारे कुछ क्या पार्ट है, इसके सीपीयू के पार्ट है, ठीक। अब सीपीयू के पार्ट पढ़ने के बाद हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में कुछ चीजों को पढ़ेंगे। जैसे मेमोरी यूनिट को हम लोग को पढ़ना एक इम्पोर्टेंट काम है, इसलिए हम लोग उसको पढ़ेंगे। अब मेमोरी यूनिट देखेंगे हम लोग कि मेमोरी यूनिट क्या है। उसके पहले अगर हम लोग बात कर लें कि कंप्यूटर की जनरेशन की अगर बात कर लें कि फिर मेमोरी यूनिट की बात कर लेते हैं, आप बताइए। ठीक है, मेमोरी यूनिट की हम लोग बात करते हैं। मेमोरी को थोड़ा हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है ना। उसके पहले आप जो भी इनपुट डिवाइसेस है उनके नाम याद रख लीजिएगा, ठीक है ना, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कभी भी, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमने सीपीयू के बारे में थोड़ा सा देखा, सीपीयू में कौन कौन से पार्ट होते हैं उसको आप जरूर याद रखिएगा। उसके बाद अब हम लोग देख रहे हैं कि मेमोरी है। मेमोरी वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि वहां से एग्जाम क्वेश्चन में आते हैं। तो आप एक बढ़िया से हेडिंग डालेंगे मेमोरी, ठीक है ना। मेमोरी का मतलब हिंदी में भी अंग्रेजी में उसे स्मृति कहा जाता है। तो मेमोरी का मतलब ऐसी जगह है, ऐसा स्पेस है जहां पर डाटा को स्टोर किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेमोरी, ठीक है ना। इतने सारे डाटा है, एक स्पेस अवेलेबल है हमारे कंप्यूटर में, उसको हम मेमोरी कहते हैं, ठीक है ना। अब मेमोरी के हम लोग टाइप देखेंगे, उसके लिए आप बड़ा सा एक चार्ट बना लेंगे, ठीक है ना। मेमोरी मेनली दो तरह की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, ठीक। प्राइमरी मेमोरी मतलब प्राथमिक मेमोरी, सेकेंडरी में मतलब द्वितीयक मेमोरी, ठीक है ना। अब प्राइमरी मेमोरी ये इनबिल्ट होती है, आप ध्यान दीजिएगा, एक एक शब्द आप लिखते जाए। इनबिल्ट मतलब उसी में लगी होती है। सेकेंडरी मेमोरी मेनली हम बाहर से जो लगाते हैं उनको सेकेंडरी मेमोरी के रूप में यूज करते हैं। अब प्राइमरी मेमोरी को भी अगर देखा जाए तो कई भागों में डिवाइड है, और सेकेंडरी मेमोरी को भी हम लोग कई भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो प्राइमरी मेमोरी में सबसे मेन होता है रैम, रोम, और एक होता है कैश। रैम, रोम और कैश, ठीक है ना। अब आप देखेंगे ये आप लोग परिचित होंगे इन नामों से। यहाँ पर थोड़ा सा हमको क्या जरूरत है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल से जानेंगे, ठीक है ना। सेकेंडरी मेमोरी में अगर बात करें तो इसमें एक होता है सीक्वेंशियल, एक होता है आपका डायरेक्ट एसेस, ठीक है ना। सीक्वेंशियल एसेस और आपका डायरेक्ट एसेस, ठीक है ना। अब इसको आप बनाइएगा चार्ट को, ठीक है ना, क्योंकि काम का है। अब रैम के हम और पार्ट कर देते हैं। तो रैम के आप पार्ट करेंगे
एस रैम और डी रैम। रोम के अगर हम पार्ट करेंगे, पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम, ठीक। कैश का कोई पार्ट नहीं है। पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम, इतना आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक ना, कि हम लोगों ने वर्गीकरण, अभी हम एक एक को जल्दी से, बहुत जल्दी से डिटेल में करने वाले हैं। सिक्वेंशियल मेमोरी में आप कुछ मत याद रखिए, मैग्नेटिक टेप याद रखिए, ठीक, एग्जाम्पल, ठीक ना, इसके बारे में ज्यादा नहीं। डायरेक्ट एसएस यूज होती है, सिक्वेंशियल मेमोरी का आजकल काम खत्म हो गया। मैग्नेटिक टेप आप सब लोग देखते थे पहले, वो रील वाला वो आता था, ठीक ना, कैसेट आती थी, ठीक ना। डायरेक्ट एसएस में हम लोग इसको कई तरह से बांटते हैं। इसमें आप लोगों को आता है डीवीडी, सीडी, ये सब, ये किसके, जब आप इसको भी डिवाइड कर लीजिए, फिर आपको अच्छा लगेगा। इसको आप करेंगे ऑप्टिकल में डीवीडी और सीडी, ठीक है ना। डीवीडी और सीडी अगर आप करेंगे ऑप्टिकल में, और आप एक होता है मैग्नेटिक, तो फ्लॉपी और हार्ड डिस्क, ठीक। और तीसरे नंबर की अगर बात करें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी, फ्लैश। फ्लैश में आता है आपका पेन ड्राइव, मतलब पीडी, और आपका यूएसबी। ये आपका पूरी तरह से कंप्लीट डायग्राम है मेमोरी का। अब हम लोग यहां से थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि मेमोरी आखिर कैसे काम करती है, ठीक है ना। देखिए, तो यहां से जो मैं बोलता जाऊंगा, कुछ कुछ टर्म है, आप उसको नोट डाउन करते जाएंगे, ठीक है ना। प्राइमरी मेमोरी इनबिल्ट होती है, मतलब कंप्यूटर के अंदर लगी होती है। सेकेंडरी मेमोरी आप बाहर लगी होती है। प्राइमरी मेमोरी में अगर बात करें, रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी ना। रैम कहाँ होती है, तो रैम आप यहाँ लिखेंगे, डालेंगे, ठीक है ना। रैम, सॉरी, अभी यहाँ समझ लीजिए, फिर मैं अलग से रैम, रोम और कैश को समझाऊंगा। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम मतलब रीड ओनली, कैश मतलब कैश। इसके पार्ट एस रैम, डी रैम, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम। पी रोम प्रोग्रामेबल रोम, ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल, डबल ईपी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल, ठीक है ना। ये आपका ठीक। अब मैं यहाँ पर बात करूंगा सिक्वेंशियल ऐसी मेमोरी कहीं काम नहीं आती है। ये मैग्नेटिक मेमोरी है, इसको आप नहीं यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट एसएस की हम लोग बात करते हैं, तो डायरेक्ट एसएस में डीवीडी, सीडी, ये जो यूएसबी, जितने भी बाहर से आप चिप वगैरह यूज करते हैं, ये उसमें आता है, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर रैम और रोम की, ठीक है ना। रैम क्या होता है, आप नीचे थोड़ा सा 2 लाइन छोड़ेंगे। रैम ऐसी मेमोरी होती है जिसमें क्या होता है, डाटा वोलाटाइल होता है। वोलाटाइल मतलब समझ रहे हैं आप, ये वोलाटाइल मेमोरी होती है, मतलब ये अस्थायी मेमोरी होती है, समझ रहे हैं। वोलाटाइल का एक, अगर केमिकल इंजीनियरिंग में बात करें तो उड़ने वाला, तो ये क्या होता है, रैम वोलाटाइल मतलब अस्थायी होती है। अस्थायी का मतलब आप ये समझेंगे, जैसे आपने कंप्यूटर खोला तो कंप्यूटर में जो चीजें आपको दिख रही हैं, ठीक है ना। मान लीजिए आपने खोला और वहां पर आपको कोई इमेज दिख रहा है, कोई गाना दिख रहा है, कोई अपने सॉफ्टवेयर दिख रहा है, तो वो क्या है, रैम में स्टोर होता है, और ये अस्थायी रूप से होता है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर वहां पर लाइट चली जाती है तो डाटा स्टोर नहीं रहता है। ये बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है ना। उसको आप क्या कर सकते हैं, आप मान लीजिए रोम में इमेज एक खुला हुआ है, ठीक है ना। इमेज मतलब इमेज खुला हुआ है, फिर वर्ड खुला हुआ है, टेक्स्ट, जिसमें आप क्या उस प्रोग्राम में कुछ लिख सकते हैं। इमेज है तो उसको एडिट कर सकते हैं उसके नाम में, या फिर कुछ, हाँ, तो उसमें एडिट कर सकते हैं। और मान लीजिए कोई वर्ड या फिर टेक्स्ट है, उसमें भी एडिट कर सकते हैं। तो ये आपका कौन से मेमोरी में काम चल रहा है, तो रैम में। तो दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि इसमें हम लोग एडिट भी कर सकते हैं, कुछ अपने हिसाब से बदल भी सकते हैं, ठीक है ना। रैम मतलब यहाँ पर राइट और रीड दोनों किया जा सकता है। तो रैम का सीधा मतलब अभी तक मैं समझा दूं कि ऐसी मेमोरी जो आपको कंप्यूटर में तुरंत प्रोसेसिंग में जो दिख रही है, वो आपका रैम है।
जैसे कंप्यूटर खुला, कंप्यूटर खुलने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्विच ऑन से लेकर आप स्विच ऑन से लेकर खुलने तक उसको बूटिंग कहते हैं। ठीक है ना, ये आप एग्जाम में याद रख सकते हैं। बूटिंग वो प्रोसेस है जहां कंप्यूटर ऑन किया जाता है वहां से लेकर उस चालू होने तक स्क्रीन। ठीक है ना, तो यहाँ पर रैम में क्या है, वोलाटाइल नेचर का है, मतलब यहाँ पर अस्थायी है चीजें। लाइट चली गई तो डाटा चला जाएगा। और इसमें क्या है, रीड और राइट दोनों कर सकते हैं, आप एडिट अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है ना, ये आपका रैम कहलाता है। रोम में क्या होता है, रोम में आप रीड ओनली मेमोरी है, इसमें आप कुछ भी एडिट नहीं कर सकते। ये पहला एग्जांपल है। जैसे मान लीजिए उसमें आपका कैमरा है, एग्जांपल के तौर पर आप रैम में क्या लिख सकते हैं कि फोटो, टेक्स्ट, ये आपका रैम के एग्जांपल है। और रोम की एग्जांपल की अगर हम बात करें तो इसमें आप क्या लिख सकेंगे, कैमरा, सॉफ्टवेयर। ठीक है ना, जो कंप्यूटर में इनबिल्ट है तो आप उसमें बदल नहीं सकते। तो रोम में क्या, रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म है। ये नॉन वोलाटाइल नेचर के होते, मतलब स्थायी नेचर के होते। अगर ये लाइट चली गई फिर भी आप अगर खोलेंगे तो ओपेरा मिनी खुलेगा, मतलब उसमें सॉफ्टवेयर पहले से रहेगा। ठीक है ना, उसमें ये नहीं गायब हो जाएगा। जबकि रैम में जो स्टोर होता है वो अस्थायी रूप से होता है। ठीक है ना, रोम नॉन वोलाटाइल नेचर के होते, मतलब ना उड़ने वाला। ठीक ना, यहाँ पर आप एडिट और वो नहीं कर सकते, केवल रीड कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं जो उसमें फंक्शन दिया है। अब पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम, इसको आप फुल फॉर्म देख लीजिए। ठीक है, प्रोग्रामेबल रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ये तीन होते हैं। ठीक है ना, ये आप रोम इसके फुल फॉर्म है। एस रैम, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम। यहाँ पर ये याद रखिएगा, स्टैटिक रैम बहुत फास्ट होती है, डायनेमिक रैम थोड़ा स्लो होती है। स्टैटिक रैम में आपको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती है, डायनेमिक रैम में जरूरत होती है। ये आप यहाँ समझिए। अब एक इम्पोर्टेंट है आपका कैश मेमोरी। कैश मेमोरी मतलब ये बहुत फास्ट होती है। कैश मेमोरी आपकी बहुत फास्ट होती है, और फास्ट होने के साथ इसमें सबसे फास्ट अगर मेमोरी की बात करें कैश मेमोरी है। जैसे आप लोगों ने एग्जांपल के तौर पे देखा होगा, हम वीडियो कॉल करते हैं, किसी को वीडियो कॉल मान लीजिए व्हाट्सएप पे लगा रहे हैं और वहां सामने वाला व्यक्ति नहीं उठा रहा है या फिर उसका डाटा ऑफ है, तो क्या होता है कि हमारा जो चेहरा है दिखता है, जबकि हमने कैमरे में कोई कैप्चर नहीं किया है। ठीक है ना, और वो जब आपने कॉल डिलीट कर दिया तो भी वो बना रहता है, जबकि हमने कोई कैप्चर नहीं किया। वो कैश मेमोरी होती है। हम लोगों ने क्या करते हैं, मान लीजिए आप कभी आजमाइएगा, कैमरा आप ऑन करिएगा और सामने लाइएगा, क्लिक मत करिएगा और वो टैब को बंद कर दीजिएगा मोबाइल में। आप देखेंगे दूसरे, अगर टैब फिर से खोल के देखेंगे वो बना रहेगा, आपका फोटो बना रहेगा। ठीक है ना, जबकि आपने क्लिक नहीं की। ये कैश मेमोरी है, क्योंकि कैश मेमोरी के अंतर्गत ये बहुत फास्ट काम करता है और इसको स्टोर कर लेता है। ठीक है ना, ये बहुत कम इसका स्टोरेज क्षमता होती है, बट फास्ट बहुत होता है। ठीक है ना, तो रैम, रोम और कैश मेमोरी ये प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। सेकेंडरी मेमोरी, हमने सिक्वेंशियल मेमोरी की बात की कि ये सीक्वेंस बाय सीक्वेंस पहले चलता है। जैसे बताया तो पहले वो एक टेप वो आता है ना, टेप रिकॉर्डर, ये मैग्नेटिक टेप की बात कर रहे हैं, ये अब किसी काम का नहीं। डायरेक्ट एक्सेस में हम लोग डीवीडी और सीडी की बात करेंगे। ठीक है ना, डीवीडी का फुल फॉर्म आप लोग को लिए इंपॉर्टेंट है सीडी का। सीडी आपको कंपैक्ट डिस्क, डीवीडी का मैं फुल फॉर्म आपसे पूछता हूँ। ठीक है ना, सीडी का फुल फॉर्म कंपैक्ट डिस्क, डीवीडी का फुल फॉर्म मैं आपसे पूछता हूँ। ठीक है ना, और मैग्नेटिक फ्लॉपी और हार्ड डिस्क ये भी स्टोरेज होते थे, लेकिन बहुत कम इनका स्टोरेज हुआ करता था। ठीक है ना, ऐसे इस टाइप के आप लोगों ने एक फ्लॉपी देखी होंगी और हार्ड डिस्क भी ऐसे देखा होगा। ठीक है ना, फ्लैश मेमोरी क्या होता है, ये फ्लैश मेमोरी पीडी, मतलब ये भी जल्दी काम करता है और ये हमेशा के लिए स्टोरेज में बना रहता है। जैसे पेन ड्राइव हो गया, आपका यूएसबी हो गया, और आपका चिप या फिर कार्ड हो गया ना, मेमोरी कार्ड होते हैं जिसमें आप गाने भरवाते हैं। ठीक है ना, तो ये फ्लैश मेमोरी के एग्जांपल हुए। और कभी एग्जांपल है पेन ड्राइव, किसका एग्जांपल है, तो सेकेंडरी मेमोरी का। ठीक ना, यहाँ से मेमोरी वाला चैप्टर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। और कुछ मेमोरी की यूनिट होती हैं, उनको आप याद रखिएगा, जैसे एग्जामिनेशन के लिए आपको इंपॉर्टेंट है, ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है ना, तो मेमोरी की यूनिट की हम लोग बात कर लेते हैं। आप लोगों ने मेमोरी यूनिट की अगर बात करें तो सुना होगा बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, जीबी, टीबी, ये सब आप सुने होंगे, तो इसको आप एक बार बढ़िया से नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है ना,
1 बाइट बराबर 8 बिट। आपने सुना होगा ये क्या है, मेमोरी यूनिट। इनको कैसे मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है ना। एक बाइट बराबर 8 बिट, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपका आता है 1 केबी। 1 केबी में आपका कितने वो बाइट होते हैं आप बताइए, 1024। ये क्या हुआ बाइट। ये आप देखिएगा, ये वाला यूनिट इधर चलता जाएगा, ठीक है ना, और ये वाला इधर चलता जाएगा। अब आप यहां सीधे आंख मूंद के लिख दीजिए 1024 केबी, दैट मीन्स 1 MB, ठीक है ना। अब यहां पर आप 1024 क्या लिख देंगे, MB बराबर 1 GB। होता है कि नहीं। फिर इसके बाद इसको आप 1024 GB बराबर KB से बड़ा MB, MB से बड़ा GB, GB से बड़ा आपका TB। फिर आप लिखेंगे 1024 TB, क्या लिखा था हमने, ये MB ये GB था ना, GB। हाँ, एक ये कितना होगा, TB के बाद आपका आता है पेटाबाइट, 1 पेटाबाइट, ठीक है ना। अब 1 पेटाबाइट के बाद आपका आता है 1024 पेटाबाइट बराबर पेटाबाइट टेराबाइट, TB 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 एक्जाबाइट, एक्जाबाइट। और 1024 एक्जाबाइट बराबर आपका आता है योटाबाइट, नहीं हाँ क्या आता है, जेटाबाइट की योटाबाइट या जेटाबाइट, 1 जेटाबाइट। और 1024 जेटा बाइट बराबर 1 योटाबाइट। इतना आपका ये मेमोरी यूनिट याद रखना है, ठीक है ना। याद रखने के लिए हम लोगों ने क्या किया, 1 बाइट बराबर 8 बिट, फिर बाइट को 1024, इसको यहां लेते आएंगे ऐसे 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 ऐसे, ठीक ना। ये याद रखना, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, एक गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट और योटाबाइट। ये आपकी मेमोरी यूनिट है। ये डायरेक्ट आप याद रखेंगे तो आपका काम है। आप लोग बोलते होंगे कि हमको कितना मिला, 1 GB डाटा मिला। 1 GB डाटा मतलब 1024 MB आपको डाटा मिलता है। 2 GB मतलब 10 दूनी 20, 148 GB MB, ठीक है ना। ये आपका मेमोरी यूनिट हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। अब मेमोरी यूनिट पढ़ने के बाद हम लोग थोड़ा सा आएंगे कि कंप्यूटर की प्रकार देख लेंगे और कंप्यूटर के लैंग्वेजेस हम लोग आगे देखेंगे और कंप्यूटर के टाइप, ठीक है ना। तो आप लोग हम लोग यहाँ पर अब देखेंगे कि कंप्यूटर के कौन कौन से प्रकार होते हैं, कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं। उसके बाद हम लोग कंप्यूटर में उनकी भाषाओं को देखेंगे, ठीक है ना। तो कंप्यूटर की हम लोग अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक। अब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मतलब आप इसको आप क्लासिफाई करेंगे कई उसमें, जैसे इसमें आप कार्य के आधार पर मतलब फंक्शन, दूसरे नंबर का आपका आता है आपका आकार या फिर साइज के आधार पर, तीसरे नंबर आपका आता है उद्देश्य, ठीक। ऑब्जेक्टिव, साइज और आपका कार्य फिर फंक्शन के आधार पर क्या क्या वर्गीकरण किया जाता है। तो हम लोग इसमें बहुत जल्दी से वर्गीकरण कर लेते हैं। एनालॉग कंप्यूटर का नाम हम लोगों ने सुना है, डिजिटल कंप्यूटर और आपका हाइब्रिड, क्योंकि हम लोग रिवीजन करें इसलिए थोड़ा जल्दी करेंगे, ठीक है ना। एनालॉग कंप्यूटर का मतलब ये होता है, आप एग्जांपल के तौर पर ये याद रख सकते हैं ऐसा, जिसमें एनालॉग मतलब कि वो मैकेनिकल, इसमें एक शब्द याद रखिएगा मैकेनिकल।
मैकेनिकल फोर्स के कारण जिसमें सिग्नल उत्पन्न होते हैं या फिर कंप्यूटर जहां यूज होते हैं वो हमारा एनालॉग है। जैसे आप देखते होंगे स्पीडोमीटर होता है, ठीक है ना, गाड़ी में, तो वो मैकेनिकल मतलब जब गाड़ी चलती है पहिया घूमता है तो वो अपना स्पीड दिखाता है और उसमें मोस्टली कांटे लगे होते हैं। एनालॉग जो घड़ी होती है जो ये कांटे वाली होती है ना, 3 5 6 8 ये बजते हैं, डिजिटली नहीं, 1 2 3 4 नंबर नहीं लिखे होते। तो मैकेनिकल फोर्स के द्वारा जो सिग्नल दिया जाता है वो कंप्यूटर हमारे मतलब मोस्टली एनालॉग कहलाते हैं, ठीक है ना। मतलब इसमें आप स्पीडोमीटर लिख लीजिएगा, डिजिटल वार्ने। और डिजिटल मतलब जो आपको डिजिटल देते हैं। डिजिटल मतलब आप देखते होंगे घड़ी डिजिटल वॉच आती है ना, जिसमें ये नंबर से लिखे होते हैं। ये हमारे डिजिटल कंप्यूटर के प्रकार होते हैं। और डिजिटल वॉच हो गए, मोबाइल हो गए, ये सब डिजिटल डाटा देते हैं, ठीक है ना। और एनालॉग में मैकेनिकल। एनालॉग में आप घड़ी ये वाली बना लीजिएगा, ठीक है ना, कांटे वाली, जिसमें आप नंबर्स के रूप में ज्यादातर नहीं रहता है। हाइब्रिड कंप्यूटर जिसमें डिजिटल प्लस एनालॉग। इसका एग्जांपल आप लोग क्या करेंगे, आजकल की गाड़ियां हो गई, ठीक है ना, देखते होंगे मीटर उसमें लगे होते हैं, कांटा वाला भी लगा होता है गाड़ी, और उसमें डिजिटल भी स्पीड शो करता है, ठीक है ना। आपका फ्यूल वाला जो कांटा होता है वो एनालॉग रहेगा और जो आपका स्पीड वाला डाटा रहेगा वो डिजिटल रहेगा। तो ये आपका एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड ये कार्य के आधार पर कंप्यूटर हुए। उद्देश्य के आधार पर हमारे कंप्यूटर अगर बात करें तो दो तरह से होते हैं, स्पेशल पर्पस और जनरल। अब स्पेशल पर्पस का मतलब क्या होता है कि हम लोग स्पेशली यूज करते हैं। जैसे हम लोग अगर बात करें तो साइंटिस्ट लोग हुए और प्रोग्रामर हुए, हैकर्स हुए, वो लोग क्या करते हैं, स्पेशल कंप्यूटर को रखते हैं, मतलब उसमें ज्यादा स्टोरेज होगी, ज्यादा फास्ट चलेंगे। जनरल पर्पस हम लोग का ये नॉर्मल पीसी, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप हो गया और डेस्कटॉप हुए, ये जनरल पर्पस। आकार के आधार पर यहाँ पर डिवाइडेशन 4 प्रकार से होता है, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर, ठीक है ना। यहाँ पर आप मैं बोलता जाता हूं, पर आप नोट डाउन करें। माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं, ये कंप्यूटर ऐसे होते हैं कि इसमें देखिए सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर के यूज होता है, इसलिए इसको माइक्रो कंप्यूटर भी बोलते हैं, ठीक है ना। और माइक्रो मतलब आकार में थोड़ा छोटे होते हैं, इसलिए मतलब नॉर्मल एक क्या होगा, इसमें सीपीयू होगा, कीबोर्ड होगा और एक माउस होगा, ये हमारा माइक्रो कंप्यूटर है, ठीक है ना। ज्यादा स्टोरेज की क्षमता नहीं होती है, ठीक। फिर इसके बाद मिनी कंप्यूटर आता है। मिनी कंप्यूटर का साइज जो होता है मेन फ्रेम और माइक्रो के बीच में होता है, ठीक है ना। इसमें जैसे हम लोगों ने यहाँ पर इसका यूज कहाँ करते हैं, ये थोड़ा सीपीयू, कीबोर्ड और से 2-3 चीजें और ज्यादा रहेंगे, जैसे रेलवे रिजर्वेशन हो गया, टिकट हो गया, ये करने के लिए हमारा मिनी कंप्यूटर की यूज होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का जैसे यूज होता है कहां पर, इसमें डिफेंस हो गया, साइंस लैब वगैरह हो गए, तो यहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज होता है और ये थोड़ा ज्यादा फास्ट होता है, मल्टी यूजर होता है, मल्टी प्रोसेसिंग होता है, कई लोग एक साथ काम करते हैं। पिक्चर वगैरह में आप लोगों ने देखा है 2-4 स्क्रीन लगे होते हैं, वहां पर नक्शा ढूंढ रहे होते हैं लोग पाकिस्तान का, ठीक है। तो ये आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। उसके बाद सुपर कंप्यूटर है, ये मोस्टली जैसे मान लीजिए कोई साइंटिफिक एजेंसी है वहां पर यूज होता है, ठीक है ना। और इसका 500 इसका स्टोरेज क्षमता 500 मेगा फ्लैप है, ठीक है ना। इसका स्टोरेज 32 से 64 होता है, ठीक है ना, प्रोसेसर इसका यूज मेन फ्रेम का। सुपर कंप्यूटर जहां बहुत ज्यादा बड़े बड़े ये कंप्यूटर होते हैं, घर के सामान के होते हैं, और इनका डिफेंस, डीआरडीओ वगैरह हो गया, इसरो हो गया, यहाँ पर यूज होता है। और है बहुत ही ज्यादा मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी फंक्शन एक ही साथ सब लोग कर सकते हैं काम, वीडियो कॉलिंग वगैरह, तो ये सब सुपर कंप्यूटर। ये हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर देखा, इसका स्क्रीनशॉट आप एक बार जल्दी से लीजिएगा, ठीक है ना। ये वो आपका कंप्यूटर के टाइप, और टाइप के बाद हम लोग धीरे से बात कर लेते हैं यहाँ पर कि कंप्यूटर के जो लैंग्वेजेस होती हैं वो कौन कौन से होती हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। लैंग्वेजेस ऑफ कंप्यूटर।
कंप्यूटर की कौन कौन से लैंग्वेज होते हैं हम सब लोगों को मालूम है कि लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है ना। इसमें हम लोग को ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज को समझता है। मशीन लैंग्वेज दैट मीन्स 0 और 1, ठीक है ना। ये हमारा क्या कहलाता है, लैंग्वेज। तो लैंग्वेज हम लोग लैंग्वेज की बात करेंगे तो लैंग्वेज में क्या है कि हम लोग ये देख लेंगे कि इसमें कौन कौन से होते हैं लो लेवल लैंग्वेज और कौन कौन से हाई। तो लो लेवल लैंग्वेज में एक मशीन होता है आपका और एक होता है आपका असेंबली, ठीक है ना। इसको आप लिख लेंगे। मशीन लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होता है जो क्या होता है, मशीन समझता है। मतलब ये 0 और 1 के फॉर्म में होता है, जो मशीन समझते हैं फिर कंप्यूटर समझता है, उसको मशीन लेवल लैंग्वेज कहते हैं। असेंबली लैंग्वेज क्या कहलाता है कि वो लैंग्वेज जो मशीन लैंग्वेज को नहीं समझता है, बल्कि वो क्या करता है, वो अल्फा मतलब अल्फाबेट के रूप में समझ। जैसे आपको एडिशन करना है, जोड़ना है, तो आप क्या करेंगे, एड कर देंगे, एड लिख देंगे, सब्सट्रैक्ट लिख देंगे, मल्टीप्लाई लिख देंगे, तो वो समझेगा ये आपका असेंबली लैंग्वेज है। मतलब मशीन लैंग्वेज को जब नहीं समझ पाता है तो असेंबली लैंग्वेज में यूज किया जाता है, वो आपका ये सब लो लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर के होते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज जिसमें बहुत सारी प्रोग्रामिंग होती है, फोर्ट्रान हो गया, पास्कल हो गया, जावा हो गए, सी हो गया, C++ हो गए, ये सब हमारे हाई लेवल लैंग्वेज होती है, ठीक है ना। यहाँ पर प्रोग्रामिंग की जाती है, यहाँ पर तीव्र गति से काम होता है और जल्दी से यहाँ पर स्टोरेज क्षमता भी जल्दी ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो लैंग्वेजेस इतनी है, ठीक है ना। मशीन और असेंबली, मशीन 0 और 1 को समझेगा, बाइनरी नंबर भी इनको कहते हैं। असेंबली में एड, सब्सट्रैक्ट, मल्टी, जब ये आप मशीन नहीं समझ पाता तो इस तरह की यूज किया जाता है। आपको अगर जोड़ना हुआ तो एडिशन बोलना पड़ेगा, सब्सट्रैक्शन बोलना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन तो वहां पर यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा लैंग्वेज की बात कर ली। अब लैंग्वेज की बात करने के बाद ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना, जल्दी से। उसके बाद हम लोग जनरेशन की बात करेंगे। क्या, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। बहुत जल्दी से इसको भी हम लोग आराम से 2 मिनट के अंदर समझेंगे। 1 2 3 4 5, ये क्या है, हम लोग के 5 जनरेशन है, हम लोग को कंप्यूटर में मालूम है। और कंप्यूटर की जनरेशन की अगर बात करें तो फर्स्ट जनरेशन 1946 में आपका कंप्यूटर बना था। इनेक बना था कंप्यूटर पहला वाला। और इनेक का फुल फॉर्म आप लोगों को मैं टास्क देता हूं कि इनेक का फुल फॉर्म क्या है, ये आप क्या बोलते हैं, आप कमेंट में जरूर करिएगा, ठीक है ना। और इसके बारे में थोड़ा सोचिएगा। इसमें जो मेन कंपोनेंट लगा हुआ था ना, ये क्या था, VC, वैक्यूम ट्यूब। ये आपको याद रखना है बस। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1946 में, ठीक है ना, उसमें क्या वैक्यूम ट्यूब मेन कंपोनेंट के रूप में लगा होता था। ये बहुत बड़े साइज के होते थे और जैसे 2-2 मंजिला इमारत, लेकिन इनको रखना आसान नहीं होता था, इनकी स्पीड बहुत धीरे होती थी और इनको खरीदना, इनके खर्चे बहुत ज्यादा थे, इसलिए इनको रिप्लेस किया गया, ठीक है ना। इनको रिप्लेस करके फिर सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर बना। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में आप क्या बने, ट्रांजिस्टर। यहाँ पर ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लगा। यहाँ पर आप समझिए, वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजिस्टर, ये आप मेन कंपोनेंट आपको याद रखना है। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, सन की आवश्यकता नहीं है, सन से ज्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि आप मतलब इसमें मेन कंपोनेंट के रूप में क्या यूज होने लगा। शायद थोड़ा प्रॉब्लम आ गई, हाँ चलिए ठीक है ना। तो थर्ड जनरेशन में आपका क्या हुआ, माइक्रो प्रोसेसर आ गया, माइक्रो प्रोसेसर, और यहीं से आईसी भी आ गई थी, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी चिप, ठीक है ना। अब फोर्थ जनरेशन, इसमें फुली आईसी आ गया था, आईसी से कंपोनेंट्स काम चलने लगा था। और यहाँ पर VLSI, वेरी लार्ज स्केल, ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल, ये इसमें काम चलने लगा था, ठीक है ना। आईसी और VLSI और ULSI भी, ठीक है ना। तो माइक्रो प्रोसेसर थर्ड जनरेशन में आ चुका था, ठीक है ना, मतलब, और आईसी। फिफ्थ जनरेशन की अगर बात करें,
फिफ्थ की जनरेशन की अगर बात करें तो इसमें क्या आ चुका था, इसमें एआई आ चुका था। क्या जो अभी यूज चल रहा है इसमें एआई का यूज होगा। ठीक, इसमें इंपॉर्टेंट हमको याद रखने वाली यही है, भी वैक्यूम ट्यूब मतलब विराट, टी से, विराट में टी आता ही है, आईसी में आई भी आता है, तो आपका थर्ड जनरेशन में, और चौथे में आपका आईसी का बड़ा रूप वीएलएसआई यूएलएसआई, ठीक है ना, ये स्टोरेज के लिए आपके आ गए थे। और फिफ्थ जनरेशन में एआई के यूज हो रहा है, मतलब प्रेजेंट में, प्रेजेंट मतलब छोटे छोटे लैपटॉप बन गए, मिनी लैपटॉप कंप्यूटर ये सब बन गए ये वीएलएसआई में। ये आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट यही है। ठीक, क्या क्या यूज होने लगे थे, ठीक है ना, बाकी आप लोग सर्च कर लेंगे एक बार तो ये आ जाता है आराम से। तो अब हम लोग जनरेशन की यहाँ पर बात कर चुके हैं। जनरेशन की बात करने के बाद हम लोग थोड़ा सा अब मूव करेंगे इंटरनेट में, ठीक है ना। अब इंटरनेट की हम लोग बात करते हैं जिसका आज का जमाना है। तो नेटवर्क, नेटवर्किंग में आते हैं। नेटवर्किंग में हम लोग एक देखते हैं कि नेटवर्किंग में एक दूसरे को जोड़ना होता है, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग देखते हैं नेटवर्किंग के हम लोगों ने एग्जांपल अगर देखे तो जिस तरह से हम लोग पढ़े हैं लैन, पढ़े हैं आप लोगों ने लैन, कैन, मैन, पैन और यहाँ पर वैन। एक दूसरे को नेटवर्क को इस सर्वर से उस सर्वर से जोड़ना, ये आपका क्या कहलाता है, नेटवर्किंग, ठीक है ना। यहां से वहां डाटा का ट्रांसफर करना। अब लैन मतलब इसका फुल फॉर्म आप देखेंगे लोकल एरिया नेटवर्क, नोट डाउन कर लेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क। ये 1 से 2 किलोमीटर के एरिया में आपका काम करता है। कॉलेज हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ये इसमें लोकल एरिया नेटवर्क जुड़ा होता है। एक छोटे नेटवर्क मतलब एरिया में नेटवर्क अगर जुड़ना हो तो लाइन के द्वारा वहां पर कनेक्टिविटी बनाई जाती है। कैम मतलब होता है कैंपस, कैंपस एरिया नेटवर्क, ठीक ना। कैंपस एरिया नेटवर्क ये भी एक कैंपस के रूप में होता है। जैसे मान लीजिए यूनिवर्सिटी है तो 4 कॉलेज को मिला के एक यूनिवर्सिटी है, एक हॉस्पिटल है 2-3 और कुछ कोचिंग्स हैं, तो वो कैंपस, इसमें भी यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, ये सब क्या होता है, इसका रेंज अगर देखा जाए तो 1 से लेकर 5 किलोमीटर तक, ये आपका कैंप मतलब कैंपस एरिया नेटवर्क आता है। फिर आता है आपका मैन, मैट का फुल फॉर्म आता है मेट्रो पॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसकी अगर हम रेंज की अगर बात करें तो ये लगभग 5 से 50 किलोमीटर, 5 से 50 किलोमीटर नॉर्मल एक सिटी में जो नेटवर्किंग रहेगा वो क्या कहलाएगा आपका मैन। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं पैन, पैन मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक ना। पर्सनल एरिया नेटवर्क बहुत छोटे एरिया में होता है, लगभग घर के अंदर होता है। जैसे आपका हॉट स्पॉट, ब्लूटूथ, ये सब चीजें क्या आती हैं, पैन मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क। वैन मतलब ये आपका सबसे बड़ा वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब ये बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर आपका नेटवर्क जो फैला होता है। जैसे एक सिटी टू सिटी, सिटी टू सिटी, कंट्री टू कंट्री, ये सब क्या कहलाता है। मान लीजिए इंदौर टू रीवा, बेंगलोर से जम्मू, ये सब नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आते हैं। आप ये ध्यान रखिएगा, इनका फुल फॉर्म याद रखना है। समझ के स्तर से आप इसको समझ पाएंगे कि कौन कैसे नेटवर्किंग कितना दूर तक हो सकता है, ठीक है ना। ये आपका हो गया क्या, नेटवर्किंग, ठीक है ना। अब नेटवर्किंग का ये आप टाइप देख लीजिए, इनको आप फुल फॉर्म याद रख सकते हैं, ठीक है ना। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आगे बात करूंगा जिसको हम लोग कहते हैं टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कंप्यूटर में टोपोलॉजी, टोपोलॉजी ये होती है कि कंप्यूटर को किस तरह से अरेंजमेंट किया जाता है और कैसे कैसे उनको कनेक्शन दिया जाता है, वो हमारा टोपोलॉजी कहलाती है। तब हम लोग देखते हैं इसमें टाइप देखेंगे, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी
बस ये मेन आपके इतने तरह के टोपोलॉजी हैं जिनको हम लोग यहाँ पर अभी जल्दी से देख लेंगे। और एक आपका स्टार, ठीक है ना। टोपोलॉजी मतलब कैसे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किए हैं, कैसे कंप्यूटर डिवाइस को आपस में कनेक्ट किए हैं, वो हमारा टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी देखिएगा, ये एक बस में एक केबल होती है। बस टोपोलॉजी में एक जगह है जहां पर एक मेन केबल होते हैं, इसमें क्या जाता है मैसेज, और यहाँ बहुत सारे क्या कंप्यूटर या फिर डिवाइसेस यहाँ पर कनेक्ट होती है। ये बस टोपोलॉजी, ठीक है ना। इसमें एक मेन केबल होगा, ये इंपॉर्टेंट है। मेन केबल खराब हुआ तो गए सारे, ठीक ना। रिंग टोपोलॉजी में ये होते हैं कंप्यूटर, ये कनेक्ट है आपस में, और ये तार जो है इस तरह से जाता है। रिंग टोपोलॉजी, यहाँ से मैसेज मान लीजिए गया, इसमें गया, इससे फिर इसमें जाता है, इससे इसमें जाता है, ठीक ना। ये आपका रिंग टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी का व्यवस्था कैसा होता है, उसमें एक कंप्यूटर ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तो तीसरा ये हुआ, चौथा ये हुआ, ये आपस में सब कनेक्ट होते हैं, ठीक है ना। एक दूसरे को मैसेज सब आपस में भेजते रहते हैं, ये आपका मेश टोपोलॉजी हुआ, ठीक है ना। इस सब के घाटे फायदे हैं, आप इसकी व्यवस्था थोड़ा देखिएगा कि किस हिसाब से मैं इनके ये चित्र बना दे रहा हूं, आप समझिएगा। ट्री टोपोलॉजी में ये होता है, एक ये मान लीजिए वो हुआ मेन कंप्यूटर हुआ, दूसरा ये मेन कंप्यूटर हुआ, इनके भी बहुत सारे पार्ट हुए यहाँ पे, फिर इनके यहाँ से इतने कंप्यूटर यहाँ पर कनेक्ट हैं, ये कंप्यूटर है आपस में मतलब कनेक्टेड। अब इनके देखिए घाटा फायदा, ये कंप्यूटर खत्म हुआ ना, सारे ये सिस्टम बंद, ये कंप्यूटर सारे सिस्टम, ये टोपोलॉजी का घाटा है। फिर स्टार टोपोलॉजी आपको देखने को मिलेगा, और स्टार टोपोलॉजी आप ये एक हब लगा हुआ है, मान लीजिए हब, ये एक कंप्यूटर यहाँ लगा है, एक ये कंप्यूटर, एक ये कंप्यूटर, ये यहाँ से सारे कनेक्शन होते हैं। ये आपका स्टार टोपोलॉजी के अंदर सारे टोपोलॉजी का आप डायग्राम देख लेंगे, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें मेन केबल होता है, मेन केबल खत्म तो खत्म। रिंग टोपोलॉजी ठीक है, ऐसे डाटा मतलब सर्कुलर उसमें खत्म होता है, ठीक है। मान लीजिए ये खराब हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाता है सिग्नल। मेश टोपोलॉजी आपस में कनेक्टेड है, ये खराब हुआ तो भी ये चलेगा, ये चलेगा। ट्री टोपोलॉजी थोड़ा खतरनाक है, क्योंकि अगर ये खराब हुआ तो फिर ये सारे कंप्यूटर बंद हो जाते हैं। स्टार टोपोलॉजी, ये हब हुआ, यहाँ से सारे को सिग्नल जाता है। अब मैंने हब बोला तो इसका मतलब हम लोग थोड़ा कुछ डिवाइसेस है जो कंप्यूटर के, उनके बारे में थोड़ा एक एक लाइन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। कंप्यूटर डिवाइस, अगला हेडिंग आप डालेंगे कंप्यूटर डिवाइस। इसमें कंप्यूटर डिवाइस में बहुत सारे डिवाइस है जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हब क्या होता है, हब एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके माध्यम से हम लोग बहुत सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट को यहाँ कनेक्ट करते हैं। हब में दिक्कत ये होती है कि मान लीजिए हमने यहाँ से कनेक्ट किया प्रिंटर, ठीक है ना, तो जितने भी यहाँ पर पोर्ट बने होते हैं ना हब के, मतलब खाली स्थान बने होते हैं, सब में इस प्रिंटर को शो करेगा। कोई भी कनेक्ट कर सकता है इस प्रिंटर को, मतलब हब एक इंटेलिजेंस डिवाइस नहीं है, ये बेवकूफ है। किसी को जो मान लीजिए आपने यहाँ प्रिंटर कनेक्ट किया, इस सब में प्रिंटर शो कर रहा है, या आपने कोई कंप्यूटर शो कर लिया, सब इसमें, सब अगर कोई भी यहाँ पर अपना वो कोड घुसा लिया तो वो सब में कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो हब ऐसा डिवाइस है, तो हब इतना अच्छा नहीं माना जाता है। उसके बाद आपका आता है मॉडेम। मॉडेम का फुल फॉर्म है मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन, डिमोड ये होता है मॉड्यूलेटर, और डिमॉड्यूलेटर इसका वो होता है, ठीक है, फुल फॉर्म। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में अगर कन्वर्ट करना मॉड्यूलेशन कहलाता है, और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना आपका डिमॉड्यूलेशन कहलाता है, ठीक है ना। एनालॉग सिग्नल मतलब डिजिटल सिग्नल मतलब 0-1 के रूप में, एनालॉग मतलब ऐसे नॉर्मली मशीन लैंग्वेज, असेंबली वगैरह लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज में हो, ठीक ना। ये हुआ हब, मॉडेम। मॉडेम के बाद फिर एक और डिवाइस आपको अगर बात करें, स्विच।
स्विच एक ऐसी डिवाइस है जो हब की तरह होती है, बट वो इंटेलिजेंट होती है। इंटेलिजेंट मतलब ये होता है कि हब में अगर आपके लिए, ठीक है ना, जो जहां भेजना है डाटा, मान लीजिए यहाँ हमने प्रिंटर कनेक्ट किया है इससे, लेकिन हमको डाटा कहीं मतलब सब में ये नहीं भेजेगा कि सब में वही शो कर रहा है। जहां पर हमको डाटा भेजना है, जो मैसेज जिस आईपी एड्रेस से या फिर जिस यूआरएल में जाना है, वहां पर ये चला जाएगा। इस स्विच का काम होता है जहां हमको डाटा भेजना है वहीं वे स्विच कर देगा, ठीक है ना। ये नहीं कि सबको करेगा। उसके बाद हम लोग 2-4 डिवाइस और देख लेंगे जो कंप्यूटर में काम आते हैं। फिर एक राउटर। राउटर कैसा होता है? राउटर आप सब लोगों ने देखा है कि बहुत सारे नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए, एक लैन, ये लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, इनको जोड़ने के लिए राउटर यूज किया। आपने लाइब्रेरी वगैरह देखा होगा तो वहाँ राउटर लगा होता है। बहुत सारे कंप्यूटर को बहुत सारे लोग इसमें जुड़ते हैं। 20 लोग यहाँ लाइन से जुड़े, 20 लोग वहां लाइन से जुड़े, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, वो सब आपस में जुड़े होते हैं, वो राउटर के द्वारा होते हैं, ठीक है ना। राउटर के बाद फिर हम लोग एक, इसका काम ये होता है कि आईपी एड्रेस के हिसाब से ये मतलब मैसेज भेजता रहता है, ठीक है ना। कि हाँ, अगर इस आप लोगों जैसे आईडी पासवर्ड कनेक्ट करते हैं ना, ठीक है ना, वो आईपी एड्रेस वहां पर अपने आप ले लेता है, फिर आप उससे कनेक्ट हो जाते हैं। तो राउटर का काम आईपी एड्रेस के हिसाब से सिग्नल को यहाँ पर भेजना होता है और ये अनेक नेटवर्क को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो ये डिवाइसेस हो गए जो आपको मतलब काम करते हैं, ठीक है ना। कुछ और डिवाइसेस हो सकती हैं जो आप देख लेंगे, ब्रिज वगैरह होते हैं। तो ब्रिज का काम भी ऐसे ही होता है। ब्रिज का काम दो नेटवर्क को आपस में जोड़ना। ब्रिज दो नेटवर्कों को आपस में N1 N2 को जोड़ना, वहां पर ब्रिज लगा दिया जाता है, वो ब्रिज का काम होता है, ठीक। तो इतनी सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया है, उसको आप समझ गए, ठीक है ना। अब हम लोग ये आते हैं, लगभग 1 घंटे की क्लास हो गई है, लेकिन फिर भी हम लोग चलते रहेंगे मतलब कि रुकेंगे नहीं, क्योंकि डाटा को हम लोग को, इस यूनिट को कंप्लीट करना ही करना है, इसके लिए चाहे जो हो जाए। अब इसके लिए हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्या क्या हो गया, कंप्यूटर की सारी चीजें हो गई। अब हम लोग आते हैं इंटरनेट पर, ठीक है ना। इंटरनेट पर आने से पहले थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक मतलब मैं वीडियो को पॉज कर दूंगा, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटरनेट को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें मैं थोड़ा सा एक चीज और देख लेता हूं। हमने बात किया था सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में। सॉफ्टवेयर यहाँ पर इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल सॉफ्टवेयर का जमाना है, इसलिए इंटरनेट के पहले थोड़ा सॉफ्टवेयर देख लेते हैं। तो सॉफ्टवेयर को अगर देखा जाए तो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और तीसरा आपका आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी हम लोग कई भागों में डिवाइड करते हैं, जिसको कहते हैं एक ट्रांसलेटर, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा आपका हुआ डिवाइस ड्राइवर। ये आप यहाँ पर समझिएगा सॉफ्टवेयर भी, ठीक है ना। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी हम लोग जनरल पर्पस, एक स्पेशल पर्पस, ये कर लेते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में ज्यादा है नहीं, डीबगिंग, बायोस, ये है, ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा थोड़ा इसको समझेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जिसमें देखिए ट्रांसलेटर का काम क्या होता है कि लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करना और कोई प्रोग्राम है उसको रीड करना, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए इसमें हम लोग देखेंगे असेंबलर, इंटरप्रेटर, ठीक है ना। और इंटरप्रेटर हो गया, असेंबलर हो गया, और आपका एक कंपाइलर, ये
ट्रांसलेटर आप लोगों ने कंप्यूटर में पढ़े होंगे। तो इंटरप्रेटर क्या हुआ कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में, कंपाइलर ऐसा वो है कि आपके पास कोई प्रोग्राम आएगा तो उसमें क्या वो पढ़ेगा, पूरे प्रोग्राम को एक साथ पढ़ेगा। इसमें क्या लिखना है, एक साथ, और उसके बाद आपको गलतियां बता के देगा, ठीक है ना, कि ये यहाँ यहाँ दिक्कतें हैं। और कंपाइलर में क्या हुआ, कोई प्रोग्राम है, कोई ट्रांसलेट करना है चीज, तो क्या करेगा, वो एक लाइन पढ़ेगा, जहां दिक्कत वहीं रुक जाएगा, बोलेगा आप पहले इसको ठीक करो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। इंटरप्रेटर का काम क्या है, लाइन बाय लाइन ये ट्रांसलेट करता है। और असेंबलर का क्या हुआ, असेंबलर का नॉर्मल से काम है मशीन लैंग्वेज को हाई लेवल में ट्रांसलेट करना। ये सारे ट्रांसलेटर क्या करेंगे, मशीन लेवल को ये हाई लेवल को सब मशीन लेवल में ट्रांसफर करेंगे। सभी ट्रांसलेटर का काम हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का होता है, क्योंकि मशीन लेवल लैंग्वेज द्वारा ही कंप्यूटर समझता है। तो इंटरप्रेटर कैसे करेगा ट्रांसलेट, हाई लेवल कोई लैंग्वेज है उसको एक एक लाइन पढ़ेगा, एक लाइन में कहीं गलती है बोले सुधार के लाओ, फिर हम ट्रांसलेट करेंगे। कंपाइलर क्या करेगा, पूरे पेज को पढ़ेगा और फिर उसके बाद बोलेगा यहाँ यहाँ गलती है आप सुधार लो। ये हुआ आपका ये तो आपका हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन में इसका काम है। असेंबली लैंग्वेज को आपको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, ठीक। फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है दूसरा पोर्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको कुछ याद नहीं रखना है ज्यादा, ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको कुछ नाम में याद रख लेना है, जैसे आपके विंडो हो गए, ठीक है ना, विंडो के बाद आपका लाइनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, ये सब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, ठीक ना, इतना आपको याद रखना है। डिवाइस ड्राइवर ऐसा क्या है, डिवाइस ड्राइवर जब आप कोई चीज, जैसे मान लीजिए प्रिंटर को आप कंप्यूटर से जोड़ेंगे तो एक इंस्टॉलेशन के लिए वो ड्राइवर होता है जिसके माध्यम से वो इंस्टॉल होता है, ठीक है ना। प्रिंटर को आप कंप्यूटर से इंस्टॉल कर रहे हैं तो वो डिवाइस ड्राइवर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके अंदर होता है। सॉफ्टवेयर वो चीज है जो हम लोग छू नहीं सकते, अंदर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन मतलब ऐप, जनरल पर्पस के लिए हम लोग जो ऐप यूज करते हैं जैसे व्हाट्सएप, इंस्टा, ये नॉर्मल क्या है हमारे जनरल पर्पस के। स्पेशल पर्पस के आपको क्या है, कोचिंग के ऐप हो गए, गवर्नमेंट के ऐप हो गए, ये सारे आपके स्पेशल पर्पस के एप्लीकेशन। ऐप मतलब एप्लीकेशन मतलब ऐप, सिंपल सा। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में डीबगिंग मतलब एरर वगैरह ढूंढने के लिए, बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये आपका यहाँ पर फुल फॉर्म भी आ सकता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर सॉफ्टवेयर वाला पोर्शन कंप्लीट होता है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं जैसे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, किसमें आएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम में, डीओसी, इसका आप फुल फॉर्म याद रखेंगे, ठीक। ये सॉफ्टवेयर इतना डिटेल में इतना अंदर आता नहीं, ठीक है ना, बाकी इसमें आप फुल फॉर्म देखते रहे। अब हम लोग इंटरनेट की तरफ बढ़ेंगे कि इंटरनेट किस तरह से काम करता है, उसके बाद हम लोग इस यूनिट को लगभग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इंटरनेट, अब इंटरनेट में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि देखिए इंटरनेट का मतलब नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। आप सब लोगों को पता है, हम लोगों ने कभी न कभी सुना ही होगा, समुद्र के नीचे या फिर जमीन के नीचे बहुत सारे केबल्स बिछे हुए हैं जिसके माध्यम से हम लोग को नेटवर्क आता है, ठीक है ना। इंटरनेट के जनक कौन है, तो मैं बताता था विंड सर्फ है इंटरनेट के जनक, ठीक है ना। इसमें क्या होता है आप सब लोग जानते होंगे, सेंडर होता है एक, रिसीवर होता है, ठीक है ना, इसमें होते हैं प्रोटोकॉल, ठीक है ना। ये सारे इसमें कुछ टर्म है जिनके माध्यम से क्या होते हैं इंटरनेट काम करता है। सेंडर आप सबको पता है, रिसीवर भी पता है, प्रोटोकॉल क्या होते हैं, प्रोटोकॉल यहाँ पर पहला यहाँ सब प्रोटोकॉल मतलब सेट ऑफ रूल। यहाँ पे बहुत सारे नियम लगाए जाते हैं जिसके माध्यम से डाटा को ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है ना, या फिर डाटा वहां पर फंक्शन करता है। इसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल है, जैसे HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये आप नोट डाउन करते रहिए, ठीक ना। HTTP, SMTP, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल,
और कौन से हैं यार, HTTP IP। तो ये मेन आपके हैं, ठीक है ना, जो जिसके लिए प्रोटोकॉल का आप सेट ऑफ रूल समझ लेंगे। सेट ऑफ रूल मतलब एक क्लाइंट होता है, अब आईपी में थोड़ा, एक क्लाइंट होता है, एक सर्वर होता है, ठीक है ना। ये यहाँ से प्रोटोकॉल के माध्यम से सर्वर को सिग्नल भेजता है और सिग्नल वहां से वो आपको मैसेज रिसीव करता है। फिर एक टर्म आता है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस एक ऐसा एड्रेस होता है जिसके माध्यम से हम करेक्ट लोकेशन पे पहुंच पाते हैं, ठीक है ना। ये क्लाइंट हुआ, ये लोकेशन रास्ता दिखाता है, कौन? आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ये हम लोग देखते हैं मोस्टली, आप लोगों ने कंप्यूटर देखा होगा तो उसमें ऐसे लिखा होता है 125, 252, 322, अरे 322 कहाँ से लिखे, 255, 184। ये आप आईपी एड्रेस हर कंप्यूटर का लिखा देखते होंगे, ये आईपी एड्रेस का आता है। ये 0 से लेकर 255 की गिनती तक होता है, ये आपका आईपी एड्रेस कहलाता है। आईपी एड्रेस का काम क्या है कि एग्जैक्ट लोकेशन तक पहुंचाना, ठीक है ना। कोई अगर आपको इंफॉर्मेशन दिया गया है कहाँ पहुंचाना है, एग्जैक्ट लोकेशन पर, ठीक है ना। ये क्या है? ये पथ प्रदर्शक होता है कुल मिला के, अगर कहा जाए 0 से 255। इसकी टाइप की अगर बात करें, IPv4 और IPv6 होती है, ठीक। प्रोटोकॉल HTTP, SMTP, IP ये आपको याद रखना है, उससे ज्यादा आपको याद नहीं रखना है, ठीक है ना। उसके बाद हम इंटरनेट में और कुछ चीजें जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। URL का आप सब लोगों को मालूम है, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है ना। ये आपका फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म से ही मतलब समझिए, इसमें भी एक एग्जैक्ट लोकेशन होता है, ये भी आईपी एड्रेस के द्वारा होता है, ठीक। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर देखते हैं www, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है ना। वर्ल्ड वाइड वेब के वेब का खोज किसने किया? तो टिम बर्सन ली ने किया है, ठीक है ना। तो TCP एक होता है, हम प्रोटोकॉल में बोल रहे थे, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये एग्जांपल बहुत याद रखना है, ठीक है ना। ट्रांसफर नहीं करना, ट्रांसमिशन, ठीक है ना। मैक एड्रेस होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है, ठीक है ना। इंटरनेट क्योंकि ज्यादा हमारे यूनिट में नहीं, इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग ईमेल की तरफ जाएंगे, जो कि ईमेल इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। भारत में इंटरनेट के कब शुरू हुआ? तो 15 अगस्त 1995 को कौन सी कंपनी द्वारा शुरू किया गया है? तो BSNL नहीं, BSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड, ठीक है ना। ये आपको इतना इंटरनेट में याद रखना है, ज्यादा आपको नहीं याद रखना। एक और याद रखना है कि किस तरह कम्युनिकेशन होता है इंटरनेट में, तो सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स। ये क्या होते हैं कि मतलब किस तरह से इसमें कम्युनिकेशन होता है इंटरनेट में। तो सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और ये थर्ड करिएगा, 1 2 3। सिंप्लेक्स में क्या होगा? सेंडर होगा, रिसीवर। सेंडर अगर बोलेगा तो रिसीवर जवाब नहीं दे पाएगा, एग्जाम्पल के रूप में कीबोर्ड हो गया। डुप्लेक्स में ये हुआ कि सेंडर बोलेगा एक समय में और रिसीवर सुनेगा, फिर रिसीवर बोलेगा, जिससे वाकी टाकी, ये सॉरी इसको हाफ डुप्लेक्स बोलिए, ये हाफ डुप्लेक्स है, ठीक है ना। तीसरा हम फुल डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, ठीक ना। तो इसमें ये दूसरे नंबर का है। इसमें क्या हो, एक बार में सेंडर अगर बोलेगा, रिसीवर नहीं जवाब दे सकता। मान लीजिए कंप्यूटर में हमने कुछ टाइप किया, उधर से हम लोग नहीं आएगा, ठीक है ना। हाफ डुप्लेक्स में वाकी टाकी के एग्जांपल, एक बार सेंडर बोलेगा, वो फिर सुनेगा, तब जाके वो उधर से रिप्लाई देगा, एक साथ नहीं ट्रांसफर किया जाता इंफॉर्मेशन। फुल डुप्लेक्स में ये होगा कि दोनों तरफ से सेंडर रिसीवर दोनों साथ एक साथ मोबाइल का कम्युनिकेशन हुआ, ये सब हो गया, ठीक। फिर उसके बाद हम लोग इंटरनेट के बाद URL वगैरह फुल फॉर्म जान लिए, www का जान लिए। फिर हम लोग इसमें थोड़ा सा और जान लिए, वेब ब्राउजर, और एक टर्म आता है सर्च इंजन, और एक और टर्म आता है आपका वेब पेज। इन तीनों टर्म को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। अब 3 लाइन में एक एक लाइन लिख लेंगे। वेब ब्राउजर क्या बोलते हैं? आप लोग देखते होंगे, एग्जाम्पल देखिएगा,
मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, आपके और ये कौन से हो गए, मोजिला इंटरनेट एक्सप्लोरर, लाल वाला कौन सा होता है आपका, ओपेरा मिनी। ये आपके वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर में क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम ब्राउजर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, सबसे बड़ा हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर के अंदर आपका सर्च इंजन के आपका अंदर वेब पेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउजर, वेब ब्राउजर, फिर सर्च इंजन, फिर सबसे लास्ट में आपका वेब पेज, ठीक है ना, ये समझिए। तो सब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वेब ब्राउजर होगा, ये मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ये आप सब लोग जो देखते हैं ना वो वेब ब्राउजर, उसमें जो भी आप सर्च करेंगे वो कहाँ करेंगे, वेब ब्राउजर के अंदर ही ऑप्शन होता है सर्च इंजन का। आप गूगल क्रोम खोलेंगे उसमें सर्च इंजन रहेगा। सर्च इंजन क्या है, गूगल, याहू, बिंग, बाइडू, डक डक गो, ये सब आपका सर्च इंजन के एग्जाम्पल है। यह से एग्जाम्पल आप याद रखिएगा जहां पर हम लोग कुछ इंफॉर्मेशन सर्च करें। वेब पेज क्या, जो भी सर्च करेंगे, जैसे हम लोग ने कर लिया www.selfstudy.com, तो जो भी उस पेज खुलेगा तो हमारा वेब पेज कहलाता है। और वेब पेज का पहला पेज क्या कहलाता है, होम पेज कहलाता है। ये कई बार आपको क्वेश्चन आंसर उसमें एग्जामिनेशन में आते हैं। तो ये हमारा इंटरनेट वाला पोर्शन हुआ। अब इंटरनेट वाला पोर्शन के बाद हम लोग थोड़ा सा आते हैं ईमेल, जो कि आपके सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ईमेल क्या होता है, ये सब लोग आप लोग जानते होंगे कि ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, एम मतलब मेल, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वे में आपको मेल भेजना या फिर मैसेज भेजना आपका ईमेल कहलाता है, ठीक है ना। ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, कई बार यहाँ पर फुल फॉर्म आ जाता है, ठीक है ना। ये 1970s में शुरू हुआ। ईमेल में और क्या होते हैं, आप 25 MB तक की फाइल आप भेज सकते हैं। इसका स्टोरेज क्षमता होता है 15 GB। इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब ईमेल के कुछ कंपोनेंट या फिर ईमेल में क्या क्या होते हैं, जैसे आप देखते होंगे कंपोज। कंपोज जब करते हैं, सुनिए थोड़ा, ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल है। इलेक्ट्रॉनिक मेल में क्या किया जाता है, मैसेज को ट्रांसफर किया जाता है किसी को इलेक्ट्रॉनिक वे में, जैसे कंप्यूटर से। 1970 में चालू हुआ। 25 MB का ये होता, 25 MB तक इसमें स्टोरेज होता है, उससे ज्यादा नहीं, सॉरी, फाइल नहीं ट्रांसफर की जा सकती। 15 GB तक का स्टोरेज होता है, ठीक है ना। और ईमेल के बारे में हम लोग क्या क्या जानेंगे कि ईमेल का जो जनक है ना, रे टॉमलिंसन, ये कई बार आपका आ जाता है। इसका काम क्या है ईमेल पर, जिस तरह हम लोग पहले लिखित पत्र भेजते थे अब ईमेल करते हैं, खत्म बात। अब इसमें कुछ कुछ घटक होते हैं, कुछ कुछ मतलब टर्म होते हैं, फंक्शन ऑफ ईमेल। तो सबसे पहले मान लीजिए कंपोज करते हैं, ठीक है ना। कंपोज मतलब किसी को भेजना। जब कंपोज करेंगे तो इसमें टू आएगा, फ्रॉम आएगा, सब्जेक्ट आएगा, और आप इसमें जो भी लिखना हो लिख दीजिए। टू मतलब किसको भेजना है, फ्रॉम मतलब किससे जा रहा है, सब्जेक्ट मतलब क्या आपको उसमें लिखना है। और ईमेल हमेशा, ये कंपोज वाला एक फंक्शन हुआ। ईमेल हमेशा कैसा होता है, ईमेल एक एड्रेस होता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखना है सेल्फ स्टडी 27@gmail.com, ठीक है ना। तो आप ईमेल का, ये आपके लिए क्या होगा, एक यूजर नेम दिया जाता है। ईमेल में दोनों पार्टीज के पास यूजर नेम होना चाहिए, तभी आप ईमेल भेज सकते हैं। टू में यूजर नेम डालेंगे और फ्रॉम में अपना यूजर नेम डालेंगे। तो ये आपका क्या है, यूजर नेम। अब यूजर नेम के कुछ पार्ट होते हैं, ठीक है ना।
जैसे ये @ साइन के पहले ये आपका क्या कहलाता है, यूजर नेम। ठीक, इसके बाद जो होता है आपका डोमेन नेम। ठीक, और @ है। तो ये आपका यूजर नेम के पार्ट है। कभी पूछ ले कि इसमें डोमेन नेम कौन सा है और कौन सा यूजर नेम, तो @ के बाद जो भी पार्ट लगा होता है उसको हम डोमेन नेम कहते हैं। ठीक, अब इसमें हम लोग कंपोज की बात करें। कंपोज के बाद इसमें और कुछ क्या क्या फंक्शन होते हैं, तो एक फंक्शन आपका होता है इनबॉक्स। इनबॉक्स में जितने मैसेज आए हुए होते हैं। आउटबॉक्स, जो हम भेजते हैं। सेंट, जो मटेरियल, जो भी मैसेज भेजा चुका है एकदम कंप्लीटली। ड्राफ्ट क्या होता है, ईमेल में जो हम मैसेज भेजने वाले होते हैं लेकिन अभी तक भेजा नहीं है, ठीक है ना, वो हमारा ड्राफ्ट में चला जाता है। फिर आपका आता है स्पैम। स्पैम में क्या है, जंक ईमेल होते हैं, मतलब कुछ हमको नहीं चाहिए ईमेल, कई कंपनियों के किसका मेल आता रहता है तो स्पैम में चले जाते हैं, मतलब जंक मेल, मतलब अनवांटेड चीजें इसमें आपके स्पैम में चली जाती है। ठीक है ना, उसके बाद इतना ही होता है और बाकी इम्पोर्टेंट, ठीक है, इतने सारे। हाँ, अब ईमेल में एक चीज और आप नोट कर लीजिएगा नीचे। आप सबसे पहले ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये सारी चीजें लिखेंगे। फिर 2-3 टर्म मैं ईमेल में यूज करता हूं, CC BCC, इसको बोलते हैं कार्बन कॉपी, इसको बोलते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है ना, अब कार्बन कॉपी का ये मतलब होता है, कार्बन कॉपी में आप ये लिखेंगे कि अगर किसी ग्रुप में हम लोग 3-4 लोगों को हम लोगों ने मैसेज भेज दिया है, ठीक है ना, वही मैसेज 3-4 लोगों को, तो इसमें कार्बन कॉपी सबको ये दिखेगा कि किसके किसके पास वो मेल गया हुआ है। ठीक है ना, तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग कि जो भी मैसेज किसी ग्रुप में भेजा जाता है तो रिसीवर्स को पता होता है किसके किसके पास मेल गया है। ठीक, अब ब्लाइंड कार्बन कॉपी में क्या होता है कि BCC में जब हम लोग डाल के मतलब मैसेज भेजते हैं तो क्या होता है, इसमें जिनको हम लोगों ने भेजा है रिसीवर्स को ये नहीं पता होता कि और किन किन लोगों को भेजा गया, केवल उसको ये लगता है जिसने भेजा है और मेरे पास आया है, बस। इसमें ब्लाइंड कार्बन कॉपी में ये अंतर होता है। ठीक है ना, ये आपका इतना यहाँ पर ईमेल से रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पर आपके हो गई हैं। मुझे लगता है कि इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आप कुछ टॉपिक हम और देख लेंगे और इसमें छूट क्या रहा है, फिर हम लोग लास्ट में ये थोड़ा समझ लेंगे ICT के यूज क्या है, ICT का उच्च शिक्षा में क्या योगदान है। ये हम सब लोगों को मालूम है बहुत अच्छे से कि इसमें एक्यूरेसी बढ़ती है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, क्वालिटी बढ़ती है और पास मतलब थोड़ा फास्ट हो जाती है चीजें। तो ये हम लोग देख लेंगे। बाकी हम लोगों ने कंप्यूटर वाला पोर्शन बहुत सारा यहाँ पर कंप्लीट कर लिया, लगभग 1 घंटे से ज्यादा यहाँ पर चल गई है क्लास। ठीक ना, एक आता है हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। हम लोगों ने डोमेन नेम की बात किया था, डोमेन नेम। तो डोमेन नेम क्या होता है कि जैसे आप लोगों ने ये देखा होगा .in, .org, .edu, .com, .us, .uk, .india, ये क्या है, हमारे डोमेन नेम है। डोमेन नेम का ये मतलब है, जिस तरह हम लोग पहले IP एड्रेस होता था ना, IP एड्रेस की जगह पे ये नेम दे दिया, क्योंकि IP एड्रेस को याद कर पाना मुश्किल होता था, वो नंबर्स में होता था, उनकी जगह ही नाम दे दिया। ठीक है ना, इसलिए इन का मतलब जैसे ये आप यहाँ पर इम्पोर्टेंट यही है, इन मतलब इंडिया, ORG मतलब ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, एजुकेशन मतलब EDU मतलब एजुकेशन, कॉम मतलब कॉम कंपनी, US मतलब यूनाइटेड स्टेट, UK मतलब यूनाइटेड किंगडम। इस तरह से ये सारी चीजें चलती हैं। ठीक है ना, अब डोमेन नेम किस तरह का दिया जाता है, तो डोमेन नेम हमेशा एक पार्ट होता है, उसके बाद उसको सेकंड पार्ट डॉट से करते हैं, उसके बाद सेकंड पार्ट होता है। डोमेन नेम कैसे करते हैं, जैसे डिवाइड करते हैं, मान लीजिए लिख दिया facebook.com, तो ये आपका डोमेन नेम हुआ। ठीक है ना, और ये
ये आपका COM लिखा है ना, ये डोमेन नेम है, तो ये डोमेन नेम हुआ, ये सब डोमेन नेम। फर्स्ट पार्ट आपका सब डोमेन कहलाता है और दूसरा आपका क्या कहलाता है, डोमेन नेम कहलाता है। डोमेन नेम हमेशा डॉट के बाद ही होता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये सब डोमेन नेम कहलाते हैं, ठीक। ये हम लोगों ने इतना सारी चीजें देख लिया। अब उसके बाद क्या क्या चीजें बची हैं, थोड़ा समय देख लेता हूं। अब हम लोग बात कर लेंगे कि क्या क्या बचा है। मुझे लगता है इंटरनेट हो गया और कंप्यूटर का बेसिक हो गया। उसके बाद हम लोग थोड़ा थोड़ा सा टच कर लेते हैं रोबोट। तो रोबोट एंड AI। तो रोबोट क्या होता है, रोबोट ऐसा मशीन होता है जिसको हम इंस्ट्रक्शन देते हैं और वो जो इंस्ट्रक्शन देता है वो काम करता है इंस्ट्रक्शन बेस पे, ठीक है ना। और AI में और रोबोट में अंतर ये है कि ये अपना दिमाग लगाता है। दिमाग मतलब कुछ ना कुछ उसके अंदर माइंड या फिर उसके अंदर थिंकिंग लेवल जब आ जाती है तो AI बन जाता है। रोबोट में ही थिंकिंग लेवल जब डाल दिया जाता है तो AI होता है। जैसे AI हम लोग आजकल देख रहे होंगे कि जैसे एलेक्सा आता है, सीरी आता है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एलेक्सा पंखा चालू करो, तो वो पंखा चालू करता है। वो अपने एक थिंकिंग उसमें डाल दिया गया, एक प्रोग्रामिंग डाल दिया गया है, तो वो AI है। और हम लोग AI का आजकल यूज ऐसा देख रहे हैं कि जो आप मान लीजिए जूते आप लोग देख रहे हैं, मान लीजिए वहां पर बोल दिए मोबाइल के सामने तो आपको जूते ही जूते दिखाएगा। आपने कोई प्रोडक्ट का नाम ले दिया वो वही प्रोडक्ट दिखाएगा। तो AI और रोबोट और AI में अंतर केवल यही है, ये मशीन होती है, इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, ये काम करता है। और इसमें यह है कि ये इंस्ट्रक्शन देते हैं और ये अपने थिंकिंग लेवल से काम करता है, ठीक है। रोबोट की कुछ एग्जाम्पल, सोफिया बहुत ही फेमस है। ये क्या है, ये हांगकांग की एक नागरिकता प्राप्त रोबोट है। पहला नागरिकता प्राप्त इंसान का रूपी रोबोट है सोफिया। हांगकांग ने बनाया है और सऊदी अरब में ने इसको नागरिक दिया है, ठीक है ना। ये ह्यूमनॉइड रोबोट है, इंसान की तरह। बहुत सारे रोबोट का इस्तेमाल हम लोगों ने देखा है, जैसे उरी मूवी में आप लोगों ने देखा होगा, ड्रोन टाइप का, ठीक है ना, बाज बन के जाते हैं, तो उड़ने वाले इस तरह रोबोट होते हैं। रोबोट हमारे चैप्टर में नहीं है। AI का मतलब आप ये समझिए, सीरी हो गया, सीरी हुआ, अलेक्सा हुआ, ये सब लोग, और ड्राइवरलेस कार हुई, ये जापान लोग बनाते रहते हैं। AI का मतलब कुल मिला के अपना दिमाग वो लोग लगा लेते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह लक्ष्मी रोबोट हुई, ये बैंक में काम करती है तमिलनाडु में, ठीक है ना। ऐसे ही और बहुत सारे रोबोट हैं। तो ये रोबोट और AI वाला थोड़ा सा पोर्शन है। रोबोट के जनक कौन है, कारल कापेक, ठीक है ना। AI के कौन है, AI टेस्टिंग सबसे पहले एलन ट्यूरिंग ने किया था, ये याद रखिएगा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कौन है, जॉन मैकार्थी, ठीक ना। ये इतना आपका बहुत है क्योंकि इसमें ज्यादा है नहीं आपकी यूजीसी नेट के सिलेबस में। हम लोग अब आगे बात करेंगे थोड़ा सा ई गवर्नेंस, इसी में देख लेते हैं। ई गवर्नेंस को मतलब होता है यही इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। इसमें 4 तरह के गवर्नेंस होते हैं, मतलब कुल मिला के डिजिटल इक्विपमेंट के यूज करना ही इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का उदाहरण है। इसमें गवर्नमेंट टू सिटीजन होता है, गवर्नमेंट टू बिजनेस होता है, और गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। अब ये 4 तरह से ई गवर्नेंस चलते हैं। ये गवर्नमेंट जब आपके सिटीजन से सीधे संपर्क करती है तो आपका G2C मॉडल कहलाता है। इसमें आपका उदाहरण है MP ऑनलाइन, ठीक है ना, पोर्टल होंगे बहुत सारे। ये आपका इसमें सरकार सीधे सिटीजन से कम्युनिकेशन करती है। गवर्नमेंट जब बिजनेस लोगों से कम्युनिकेशन करे तो इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट टू बिजनेस मॉडल कहलाता है। जैसे टेंडर देना होता है, सरकार को टेंडर निकालना होता है तो बिजनेसमैन लोग उसको टेंडर को लेते हैं। गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, जैसे उमंग पोर्टल हुआ। उमंग पोर्टल में क्या होता है, सरकारी जॉब वाले लोग क्या करते हैं, इसमें कनेक्ट होते हैं गवर्नमेंट के सारे स्कीम्स
वो देखते रहते हैं, ठीक ना। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हुआ, स्टेट गवर्नमेंट से अगर यहाँ पर कम्युनिकेशन जो भी उनके माध्यम हो रहे हैं तो ये वो मॉडल कहलाता है। आप इस हिसाब से इसको कैटेगराइज कर लेंगे ई गवर्नेंस। और ई गवर्नेंस के फायदे के रूप में अगर देखेंगे तो ई गवर्नेंस के बहुत फायदे हैं। नंबर 1 नोट करेंगे आप, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता बढ़ते हैं, फास्ट हो गया काम, एक्यूरेसी हो गया, और कागज की बचत हो गई। और ई गवर्नेंस के और क्या फायदा है, जल्दी हो गया, फास्ट हो गया, त्वरित हो गया, ट्रांसपेरेंसी हो गया। उसके बाद इसमें क्वालिटी इंप्रूव हो गया, क्वांटिटेटिव भी हो गया, ठीक है ना। ये सब सारी चीजें, टाइम का बचत हो गया, ये सारे ई गवर्नेंस के फायदे हैं। इतना आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ये हुआ। थोड़ी सी हम लोग ये बात करेंगे कि आईसीटी का इस्तेमाल करते हुए, एक टॉपिक है कि आईसीटी का इस्तेमाल आखिर कहां कहां हुआ है। आईसीटी का यूज हायर एजुकेशन में, क्योंकि हम लोग नेट का दे रहे हैं ना एग्जाम, तो हायर एजुकेशन में आईसीटी का यूज कहां कहां हुआ है। तो हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा है स्वयं पोर्टल, दूसरे उसमें पढ़ा है स्वयं प्रभा। आप देख रहे हैं एनपीटीईएल, ये फुल फॉर्म आप लोगों को देखना है। इसके बाद ई विद्वान, ई ज्ञान, ये सब क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये सारे प्रोग्राम चलाए गए हैं। स्वयं हम लोगों को मालूम है क्या है, ऑनलाइन पोर्टल है जो पढ़ाता है। स्वयं प्रभा, ये इसमें भी ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग होता है। एनपीटीईएल, ये प्रोग्राम होता है गवर्नमेंट का, जिसके माध्यम से इसमें पढ़ाई। ई विद्वान और ई ज्ञान, ये सब पढ़ाई से ही रिलेटेड है। तो ये सारे प्रोग्राम आपको याद रखना है, ठीक है ना। बाकी और लिस्ट आप लोग देख सकते हैं, पर बाकी इतना बहुत ही, इससे ज्यादा एक और मान लीजिए आप ई आचार्य, ये आपका ये प्रोग्राम। इसके बाद आता है लास्ट टॉपिक, अगर हम बात करें तो इसमें क्या करेंगे कि आईसीटी के लाभ क्या क्या है, महत्व क्या है, ये एक टॉपिक है, आप लिख लेंगे। एक्यूरेसी, दूसरा नंबर आप लिख लेंगे क्वालिटी, तीसरा नंबर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, चौथा नंबर आप लिखेंगे ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी। फिर इसमें और क्या इंप्रूव है, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है ना। ये सारी चीजें आईसीटी के लाभ हैं। और क्या क्या है इसमें कि टीचर लर्नर का रिलेशन बढ़िया मेंटेन है, ठीक है ना, और थोड़ा फास्ट काम हो गया है। ये आईसीटी के लाभ है और महत्व है, ये आप समझ सकते हैं अपने, एकदम आप दिमाग लगा कर। मेन इसमें पोर्शन था कंप्यूटर वाला, हम लोगों ने उसको बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। उसके बाद थोड़ा बहुत इंटरनेट, बाकी मेन कंप्यूटर वाला। वहां से अब एक काम आप लोगों को मैं दे रहा हूं कि कुछ फुल फॉर्म है जिनको आप नोट डाउन करेंगे एक पेज में, जो कंप्यूटर से रिलेटेड है। मैं बोलता जाऊंगा, आप लोगों को लिखना है। तो सबसे पहला है, आप लिखिए आईसीटी, दूसरा नंबर है आपका सीपीयू, तीसरा नंबर का है आपका आस्की, ASCII। कौन कौन से मैं लिख देता हूं, आईसीटी, सीबीटी, आस्की, सीपीयू, HTTP, HTML, TCP, URL, और ये सब आए हुए एग्जामिनेशन में है, ठीक है ना। NPTEL, www, ईमेल, सीपीयू हो गया ना, सीपीयू बहुत आता है, रैम, रोम, AI, और CD, DVD, ये
फुल फॉर्म, और बहुत सारे ऐसे फुल फॉर्म है जो आप नोट करेंगे और खुद से आप देखें। MICR, OMR, IC, ये सारे आपके क्या फुल फॉर्म है। बहुत सारे ऐसे फुल फॉर्म है। BIOS, DBMS, SIM, CDMA, इसके बाद HTTPS, IP का आपको फुल फॉर्म याद रखना है, IP। ठीक है, तो आप लोग ये देख लीजिएगा, इसमें कम से कम आपको 100 फुल फॉर्म, 100 फुल फॉर्म एक पेज पे लिखा होना चाहिए, जिसका आप लोग उसको फुल फॉर्म आप लिखेंगे और रोज पढ़ेंगे। GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है ना, ये सब। USB, PD मतलब पेन ड्राइव वाला USB, LAN, MAN, WAN, PAN, इसका फुल फॉर्म सबको मालूम होना चाहिए आपको, ठीक ना। ये सारे आपको फुल फॉर्म है जो आपको आना चाहिए। SMTP, HTTP, HTML, TCP, IP, ये सब हो गया, ठीक है ना। तो जितने फुल फॉर्म है कंप्यूटर से रिलेटेड, आप एक कम से कम 100 बना लीजिए आप लिस्ट, वो आपको आना ही आना है एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। तो वो आप लिस्ट लास्ट में बना लेंगे, ये आपका काम है। तो मैं ये कोशिश किया हूँ कि 1.5 घंटे के अंदर इस यूनिट को भी कंप्लीट करने की कोशिश किया। कुछ चीजें अगर छूटी हो तो क्योंकि रिवीजन क्लास है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होंगी, इसलिए छूट गए। बाकी हमने पूरा कोशिश किया था जितना हम लोगों ने बोला था, ठीक है ना। आज थोड़ा जल्दी हुआ, हैंडराइटिंग भी ठीक नहीं होगी, लेकिन मेरे शब्दों में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो काम हो जाएगा। तो हम लोग आगे अगली यूनिट के साथ मिलेंगे। जय हिंद, नमस्कार। कैसा लगा आपको ये वीडियो लेक्चर, और कमेंट में आप कर सकते हैं कमेंट कि आपको कौन कौन से यूनिट में दिक्कत आ रही है, फिर उसके हम मेन टॉपिक लेंगे। जिन जिन टॉपिकों में आपको दिक्कत आ रही है हम मेन टॉपिक में आगे पेपर 1 के पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग ऐसे ही देखते रहिए और बस स्टडी करिए। 18 जून बहुत जल्दी आने वाला है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। जय हिंद।